नमस्ते दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमने बात की लोहित शर्मा से। हमने लोहित से बात की कि कैसे आए वो मुंबई और मुंबई आके वापस क्यों लौटना पड़ा। दिन में कोई 3 दिन में 750 रुपये का काम करके आ रहा हूँ मैं, बाकी पूरा दिन घर पे बैठा हूँ। कब फॉर्म किया उन्होंने अपना पहला बैंड, क्यों गाते थे वो मोहम्मद रफ़ी के गाने। हमने बात की गोजो की। गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर बंदे के अंदर है। हमने बात की उनके और कई एनिमे कैरेक्टर्स की, कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स दी लोहित शर्मा ने। तो आपको एक एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आप डबिंग आर्टिस्ट भी अच्छे बन सकते हो। दूसरी चीज़, देख के और सुन के ऑब्जर्व करो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और पहली बार हमने इंक्लूड किए आप लोगों के सवाल, जिनका जवाब दिया डायरेक्ट लोहित शर्मा ने। तो देखिए विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड विद लोहित शर्मा। आई एम श्योर यू विल गोना लव इट। थैंक यू सो मच। वेलकम लोहित। थैंक यू सो मच भैया। यार लोहित, सबसे पहले मुझे एक बात बता, तुम्हारा नाम का मतलब क्या है? मेरा नाम एक्चुअली मेरे नाम का मतलब है कि जो सनसेट और सनराइज पे जो सूरज की लालिमा होती है, लाल रोशनी, उसको लोहित बोलते हैं। अच्छा। तो मेरे पापा हैं ऑथर, मतलब लिखते हैं कविताएं, पोएट हैं, शायर हैं। करेक्ट। तो वो उन्होंने अपने माइंड से, मेरा नाम ल पे निकला था, तो हमारे वहाँ पे ऐसे नाम राशि से नाम रखे जाते हैं, ऐसे मन से नहीं रखे जाते। तो ल पे निकला, तो पापा ने, कोई लव लोकेश सजेस्ट कर रहा है, कोई लवदीप कर रहा है, पापा ने कहा नहीं मैं सोच के रखूँगा। तो पापा ने इसका नाम सोच के रखा लोहित प्रकाश शर्मा। तो लोहित का प्रकाश 8th 9th तक ये नाम चलता रहा, बट मुझे नहीं पसंद, वो प्रकाश नहीं अच्छा लगता था मुझे। तो 10th में चेंज करा दिया। तो पापा के ना प्रमोद कुमार शर्मा नाम लगता है। तो मैंने कहा कि यार, तो 10th का जो फॉर्म भरा था, वो 10th का भी बोर्ड होता है वहाँ। तो मैंने वो क्या किया, चीटिंग से वो प्रकाश का कुमार करके छाप दिया उधर। और वो तब से आज तक वो लोहित कुमार शर्मा चल रहा है। 10th में चेंज कर दिया। हाँ, और पापा को पता चला था? वो मार्कशीट वगैरह आई थी तब पता चला था कि नाम चेंज हो गया इसका। गजब, मतलब बचपन से बिल्कुल रेबल किस्म के हो तुम। रेबल तो नहीं, मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़रूरी चीज़ है कि किसी को बुरा लगे। पापा ने कहा नहीं बेटा, तेरे नाम का कुछ मतलब था, तब वो नाम रखा था, ऐसे ही नहीं रखा था। तो कहाँ से हो तुम? मैं राजस्थान से हूँ, बीकानेर से। ओके। हाँ, तब तो जन्म वहीं पे हुआ था। उसके बाद फिर 2-3 साल जैसलमेर रहे, 4 साल, फिर कुछ साल, क्योंकि पापा ऑल इंडिया रेडियो में, तो ट्रांसफ़र होता रहता था, कभी 3 साल कहीं पे, 3 साल कहीं पे। तो मतलब पापा भी ऑल इंडिया रेडियो में वॉइसिंग? हाँ, अनाउंसर है वो, सीनियर अनाउंसर। अरे वाह, मतलब प्रोग्राम वगैरह बनाना और रेडियो प्लेज वगैरह वो सब। तो तुम्हें तो ये विरासत में मिली है आवाज़। हाँ, मतलब थैंकफुली उनकी वजह से मेरी हिंदी, क्योंकि एक तो उनका लेखन और उनका जो आवाज़ का जो काम, उस वजह से मेरी हिंदी बच गई, मतलब नहीं तो एक्सेंट आता। तो कैसे शुरुआत हुई ये सब, डबिंग की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में एकदम पीछे ले जाऊँ ना अगर आपको, तो 99-98 में केबल लगा घर पे। ओके। तो उससे पहले सिर्फ डब्ड मूवीज़ जो थिएटर में कभी कभार लगी, एक टाइटैनिक में देख के आया था, 6 साल का था शायद, तब मुझे याद अच्छी तरह से। वो भी आधी मूवी में हम उठ के आ गए थे, क्योंकि पापा मम्मी को लगा नहीं बच्चे के लायक मूवी नहीं है, चलो। अच्छा। तो वो 1-2 सीन ऐसे है, पापा ने नहीं बेटा चूहे हैं यहाँ पे, चलो थिएटर अच्छा नहीं। थिएटर में चूहे हैं? थिएटर में चूहे हैं। मैंने कहा चलो पापा को। तो तब तक इतना सेंस नहीं था, लेकिन जब केबल आया, कार्टून नेटवर्क आया, और जो कार्टून नेटवर्क के जो ओरिजिनल्स थे, जो शोज़ थे, वो मुझे बहुत पसंद थे, वो मैं बहुत देखता था। मैं, मतलब मेरा स्कूल से 1:30 बजे मैं घर आता था, तब से लेके शाम को मैं पढ़ता था ही नहीं घर पे, जो पढ़ाई हो गई स्कूल में हो गई। 1:30 बजे से लेके और शाम को 6-7 बजे तक, जब तक बाहर खेलने का टाइम नहीं होता था, सारे लाइनअप मेरे सेट रहते थे कार्टून नेटवर्क पे। तो मैं उन आवाज़ों से बड़ा फैसिनेटेड था। तो तब क्या ओरिजिनल इंग्लिश सुनते थे या डब? हिंदी डब। हिंदी डब। तो मैं वो आवाज़ें सुन के ना, मैं बहुत यूँ में कि यार कौन बोल रहा होगा, ये किसकी आवाज़ है यार, क्योंकि हम लोग तो यूजुअली तो ऐसे बात नहीं करते हैं, हे तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा कौन बोलता है। तो मुझे लगता था या तो कोई कंप्यूटर है, या शाहरुख खान है, ये कौन है, कोई हीरो है, सलमान खान है, ऐसा लगता था मुझे। तो धीरे धीरे मैंने आवाज़ पहचानना शुरू किया। जैसे मूवीज़, फिर CD प्लेयर आया घर पे, करेक्ट। DVD प्लेयर आया, तो डब्ड मूवीज़ की DVD आती थी, 6-in-1, 5-in-1। तो वो सारी मूवीज़ मैं घर पे देखता था लाके। तो फिर मैंने पाया कि यार कुछ आवाज़ें जो हैं, वो पहले जो मैंने मूवी देखी उसमें भी थी, और ये जो मैं मूवी देख रहा हूँ इसमें भी है, ये सेम आवाज़ है। मतलब ये है तो कोई एक ही बंदा, कौन है ये नहीं, आवाज़ पहचानने लग गया था। कौन है ये नहीं पता था, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं नहीं पता लगा सकता था कि ये क्या है। लेकिन हाँ, अब जैसे सबसे ज़्यादा जो मुझे आवाज़ पसंद आती थी, विराज अधव की आती थी उस टाइम पे सर की। मतलब उस टाइम
स्पाइडरमैन जो टोबी मैगवायर, मेरे को सबसे अच्छा स्पाइडरमैन वही लगता है अब तक का। मुझे उससे बेस्ट स्पाइडरमैन कोई नहीं लगा। अभी वाले पता नहीं, शायद बुरा मान जाएंगे इस बात को। मतलब कैरेक्टर में भी, कैरेक्टर पर्सनालिटी में भी, एक्टर में भी, हाँ एक्टिंग में भी, और एक स्पाइडरमैन बना हुआ मुझे वही बंदा मस्त लगता है। हाँ, कोई बुरा माने तो माने। और डबिंग में भी, डबिंग में भी। हाँ, तो जब मैंने वो मूवी देखी, उससे पहले मैं स्टुअर्ट लिटिल देख चुका था। हाँ, तो मैंने कहा यार ये जो स्पाइडरमैन की वॉइस है ना, यही स्टुअर्ट लिटिल की वॉइस है। तो मैं वहाँ से रिलेट हुआ इससे। मैंने कहा ये बंदा एक ही है। फिर वो कार्टून नेटवर्क पे एक जॉनी ब्रावो एक कैरेक्टर आता था, बड़ा मस्कुलर सा बंदा है, थोड़ा मंदबुद्धि है, बहुत मस्त कार्टून आता था वो। तो वो उसकी जो वॉइस थी वो भी इन्हीं की थी। तो ये ऐसे 3 वॉइसेस मैच हो गई। फिर जुरासिक पार्क का 3rd पार्ट आया तो उसमें भी एक कैरेक्टर उन्होंने किया था। ऐसे बहुत सारी फिल्मों में, मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी फिल्में हैं उन सब में टॉम क्रूज की वॉइस। हाँ, तो मैंने वो वहाँ से आवाज़ पकड़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई आगे। और मैं अब क्या करता था कि मुझे ना बड़ा कीड़ा था कि यार ये मैं कैसे करूँ। तो पापा के पास कुछ शायरों की, गज़लों की कैसेट्स होती थी, टेप रिकॉर्डर जो पहले आते थे। तो उनमें वो सुनते थे। अब कुछ कैसेट्स में क्या है, नीचे एक ऐसा लॉक सा रहता था। हाँ, अगर वो लॉक आप निकाल दोगे तो उसमें डबल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। अगर वो लॉक रहेगा, नीचे से 2 प्लास्टिक के टुकड़े रहते हैं, अगर वो रहेगा तो मतलब आप उसमें री रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं पापा की ओरिजिनल कैसेट जितनी भी थी मैं लगाता टेप रिकॉर्डर में और रिकॉर्डिंग वाला बटन चालू करता, और जो भी कहानियाँ मुझे आती हैं या जो भी कोई डायलॉग्स मुझे याद हुए हैं वो फिल्में देख के, अच्छा, मैं उनको दोहराता था सेम उसी टोन में जैसे वो मैंने फिल्म में सुने हैं। और ये कितने साल के थे तुम? मैं था 2004 की 12-13 साल का था। क्या बात है। तो उस टाइम जितना मुझे समझ में आता था यही था कि हाँ मतलब मैं इस तरह से अपना एक्सेंट दूर रख के एक न्यूट्रल लैंग्वेज में बोलूँ जिसमें आपको समझ नहीं आए कि ये बंदा भारत के कौन से कोने से बिलोंग करता है। क्योंकि बेसिकली हिंदी वही हिंदी है जिसमें आप सुन के बोल ना पाओ कि ये कहाँ से है बंदा, ऐसी न्यूट्रल हिंदी। तो मैं वो करता था। कहानियाँ अलग अलग हैं, जैसे वो कहानियाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी, जो पापा से सुनी है मैंने कहानी, तो वो उस कहानी को अलग अलग, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अलग अलग आवाज़ों में मैं बोल के और रिकॉर्ड करता था। वो कैसेट पड़ी है अभी? एक पड़ी है उसको, लेकिन वो इतनी घिस गई है कि उसमें वो बोलते बोलते ऐसा हो जाता है। तो कैसेट प्लेयर है? कैसेट प्लेयर नहीं है, वो कैसेट भी वहीं है, बीकानेर में ही है। मतलब अभी जब मैं लॉकडाउन में वहाँ पे था तो मैंने साफ सफाई करते करते वो मुझे कैसेट मिली जिसमें लिखा हुआ था लोहित की रिकॉर्डिंग। ऐसे रिकॉर्डिंग भी नहीं, वो इतना ही लिखा गया उसमें, लोहित की रिक। तो वो मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने कहा इसको सुनते हैं। फिर एक पुराना कोई वॉकमैन पड़ा था छोटा सा, उसमें डाल के सुना। मैंने कहा इसको तो बैंड बज गई है, इतनी वो घिस गई कि वो उसमें ढंग से आवाज, लेकिन वो आवाज पहचान लग रहा है नहीं। अगर होती ना तो अभी हम चलाते, आप लोगों को भी सुनाते हैं। इतना दिमाग मुझ में होता तो मैं नहीं संजो के रख लेता किसी दिन उसको। मुझे क्या पता था कि किसी दिन ऐसी पॉडकास्ट करेंगे। नहीं बढ़िया है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर तुमने अपना यूट्यूब चैनल खोला? यूट्यूब तो बहुत बाद की बात है। उसके बाद फिर मैं 2007, 8, 9 आते आते 2006 में ना इंडियन आइडल 2 आया था। अच्छा। इंडियन आइडल 2 में हमारे बीकानेर के इंडियन आइडल बने थे बंदे, क्या नाम था, संदीप आचार्य इंडियन आइडल 2 बने थे और वो हमारे बीकानेर के थे। सो वो हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। यार हमारे छोटे से शहर का बंदा पूरे भारत का नाम, पूरे बीकानेर का नाम रोशन कर दिया पूरे देश में। तो उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ मैं। तो वो, और म्यूज़िक का शौक मुझे बचपन से म्यूज़िक का भी था क्योंकि पापा रेडियो पे गाने वगैरह सुनाते थे। तो मैंने गाने सुन के गाने शुरू किए। मैंने सीखा नहीं कभी। अच्छा। मैंने बस पापा को बोला, मैंने कहा पापा एक हारमोनियम मेरे को चाहिए। पापा ने हारमोनियम, पापा बोलते ठीक है तेरे को चाहिए ले ले। उनको लगता है कुछ क्रिएटिव करना चाह रहा है बच्चा, करने दो। करेक्ट। हारमोनियम ला के दिया, मैं उस पर प्रैक्टिस करता रहता। जो भी गाना सुना उसकी धुन बजा दी। खुद ही बजाते थे? खुद ही सुन के। क्या बात है। पापा बोलते यार ये तो अलग ही चीज़ है, ये तो मैं भी नहीं कर पाया कभी। तो जो भी गाना सुनूंगा मैं हारमोनियम पे धूम का गाना बजा रहा हूँ। पापा कहते ये क्या, ठीक है जो भी है। तो वहाँ से मेरी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रही। और फिर 2008-9 टीनेज से जैसे मैं बाहर आ रहा था तो ये रफ़ी नाइट, किशोर नाइट और जो शोज़ होते हैं लोकल टाउन हॉल में वगैरह में, तो उनमें मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर दा के, इनके गाने परफॉर्म करता था। क्या बात कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा म्यूज़िक का और रुझान जो है वो, फिर जब मेरी 12th ख़त्म हो रही थी तो उसके बाद मेरे स्कूल में समर कैंप लग रहे थे। तो 11th-12th में तुम लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे? मैं सिंगिंग कर रहा था। हाँ, सिंगिंग की कर रहा था। तब तक गिटार मैंने नहीं शुरू किया था। अरे वाह। तो 11th ख़त्म हुई और उसके बाद 12th शुरू होने से पहले 1 महीने 12th लगती है, स्कूल लगती है। फिर छुट्टियाँ होती है गर्मियों की, जैसे मई में आधा, अप्रैल और मई 1.5 महीना स्कूल लगेगी। तो उस दौरान जब छुट्टियाँ होने से पहले हम लास्ट डे जब घर से बाहर निकल रहे थे
तो एक वो न्यूज़पेपर वाले पैम्फलेट बांट रहे थे ऐसे कि समर कैंप समर कैंप समर कैंप। तो मैंने कहा समर कैंप क्या बात है, मैंने देखा मेरी स्कूल में लग रहा है, वाह क्या बात है। तो मैंने देखा उसमें कि क्या क्या है सीखने को, तो डांस मॉडलिंग ये सब जो चीज़ें होती है। तो मैंने उसमें सिंगिंग पे और गिटार पे, गिटार के लिए मैं बचपन से मेरे को ऐसा था कि यार गिटार कैसा होता है, देखना है बजाना है। तो मैंने गिटार पे भी कर दिया और उसको भी सिलेक्ट सिंगिंग पे कर लिया। समर कैंप शुरू हुए, सुबह 8 से 10 थी सिंगिंग की क्लास, 10 से 12 थी गिटार की। लेकिन मैंने गिटार खरीदा नहीं था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे गिटार खरीदना भी है। मुझे लगा सीखना है, ऐसे ही सीख लेंगे। तो मैंने सिंगिंग वाले में गया, फिर गिटार वाले में गया, तो पता चला सबके पास गिटार है, तो मैं वापस बाहर आ गया। अच्छा, खुद ही आ गए कि उन्होंने भेज दिया? नहीं, उन्होंने नहीं भेजा। उनको तो मैं मतलब क्लास के अंदर भीड़ देखी ना, मैंने सबके पास गिटार में बाहर आ गया। मैं गार्डन में आके बैठ गया। तो 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक सीनियर भैया थे मेरे स्कूल के, उन्होंने मुझे देखा, अरे लोहित तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा पार्टिसिपेट किया है भैया। तो किस में किया? मैंने कहा गिटार में। गिटार में तो मैं भी हूँ, तेरे को देखा नहीं मैंने कभी वहाँ। मैंने कहा गिटार नहीं है मेरे पास। अरे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर डांटेंगे नहीं? अरे कोई नहीं डांटेगा, चलना तू मस्त है एकदम, मेरा गिटार ले लेना, कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा है। तो मैं गया और जो गिटार टीचर थे नवीन गोस्वामी उनका नाम था। सो उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा जो गाना है वो गिटार पे पहली बार लाइव, मैंने गिटार बजते हुए लाइव सुना उस दिन। अच्छा। और मेरे गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा भाई ये चीज़ तो सीखनी है यार, ये मतलब इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो आंखों से आंसू आने लगे। मैं बचपन से ऐसा हूँ, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है ना तो मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। गुड, अच्छी बात है। वही कलाकार 18 दिन के समर कैंप थे जिसमें से 3 दिन मैंने खोटी कर दिए थे। जो बाकी के 15 दिन बचे थे उसमें मैंने देख देख के गिटार मांग के मैंने गाना बजा के सर को सुना दिया। किसी ने नहीं सुनाया, मतलब 15 दिन के अंदर नहीं सीखा जाता है, लेकिन मैंने वो सर को कॉपी कर लिया। कि मुझे नहीं पता था कि ये बेसिक नॉलेज क्या, कुछ नहीं पता, बस जो वो बजा रहे वो मैंने बजा दिया। तो सर ने बेस्ट स्टूडेंट का मुझे अवार्ड दिलवाया। फाइनल डे पे परफॉर्मेंस होती है, जो आपने सीखा है वो स्टेज परफॉर्मेंस होगी। तो मेरे को उस दिन अवार्ड वगैरह मिला, मैं मोटिवेटेड हो गया। मैंने कहा क्या बात है भाई, अब तो मैं ही गिटारिस्ट हूँ पूरे देश में। फिर गिटार बाद में लेके आया, लेकिन अब मुझे ट्यून भी नहीं करना आता। तो फिर मैंने ऑनलाइन सीखा, कुछ लोगों से पूछा ऐसा कर करके, क्योंकि ऑनलाइन में भी 2009-10 में इतना उतने ज़्यादा ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं थे। छोटा सा मेरे पास एक्सप्रेस म्यूजिक फ़ोन था नोकिया का, छोटी सी स्क्रीन थी। तो उसमें वो गिटार का देख रहा हूँ ट्यूटोरियल क्या है, उसमें फ्रेट बोर्ड दिख रहे हैं, स्ट्रिंग्स नहीं दिख रही हैं। इतनी बेकार 3GB क्वालिटी आती थी। तो अंदाज़ा लगाता था कि इसने जहाँ उंगली रख रखी है वहाँ कौन से तार को दबाने से ऐसी आवाज़ आएगी। तो ऐसे कर करके पूरा दिन मैं बैठा रहता था। तो 1-1.5 साल में मैंने काफ़ी सीख लिया। और नेक्स्ट ईयर से जब अगला समर कैंप लगा तो मैं सर के साथ सिखाने लग गया था। अच्छा जी। स्टूडेंट्स को। तो वहाँ से फिर मैं एक इंस्टीट्यूट में लगा, वहाँ से सिखाने लगा। फिर मुझे एक दिन सड़क पे एक बंदा मिल गया, कहता भैया आप गिटार बजाते हो? मैंने कहा हाँ मैं भी बजाता हूँ। बैंड बनाए क्या? मैंने कहा बैंड अभी? कहता हाँ मेरे पास 2 बंदे और हैं, कीबोर्ड बजाता है, गिटार बजाता है, सब बढ़िया बैंड बनेगा अपना। मैंने कहा ठीक है। तो वो बचपने में उनके बचपने के साथ मैं भी शामिल हो गया। और फिर रैंडम लड़का मिला? हाँ, उसने गिटार, उसने भी नहीं देखा था कि बीकानेर में कोई लड़का ऐसा टोपी वोपी लगा के गिटार लगा के चल रहा है गली में। वहाँ नहीं था उस टाइम ऐसा। तो वो देख के भी हैरान हो गया कि यार ये क्या है। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया गिटार बजाते हो क्या, स्कूटी रोक के? हाँ। फिर वो मिला, घर पे आया शाम को, फिर सबसे मैं मिला, तो हमने फिर बैंड बनाया, हमने कुछ गाने बनाने शुरू किए, शोज़ करने शुरू किए एज ए बैंड। हाँ, वेरी नाइस। और फिर वो उतना फ्लो पकड़ गया कि मेरे को बीकानेर में सब एज अ म्यूजिशियन ही जानने लग गए कि ये गाने बनाता है। मेरे यूट्यूब पे गाने आए, जो बीतना था बीत गया, दर्द मुझसे जीत गया, दिल में फिर भी आस कहीं है बाकी। हमने फिर मुझे और भी लोग मिले, मिलते चले गए। फिर एक प्रोडक्शन हाउस है गोल्डन सन प्रोडक्शन, तो उसके जो फाउंडर हैं हिमांशु व्यास, वो एक दिन मुझे मिले कि उनको एक गाने का वो म्यूज़िक बनवाना था। और उससे पहले उनको पता था कि एक बीकानेर में एक लड़का है जो एकदम बॉलीवुड स्टाइल म्यूज़िक बनाता है। अच्छा। हाँ, तो उनके पास लिखा हुआ गाना था। हाँ। तो आशिया नाम था उसका। तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसका म्यूज़िक बनाया, वीडियो शूट हुआ, और इस तरह से मतलब वो चलता गया। मतलब तो तुमने म्यूज़िक भी बनाया है? हाँ, क्या बात है। मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, मैंने कंपोजिशन बनाई है, मैंने लिखे हैं गाने, मैंने गाए हैं, शूज़ किए हैं। तो मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल में है ये सब? मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा तो खुद का सिर्फ एक ही गाना है। जो मैंने उनके साथ बनाए थे वो उनके चैनल पे है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ था कि डबिंग का, जैसे मैं बता रहा था, तो डबिंग का वो पीछे पीछे मेरे मन में जो वो क्यूरियोसिटी थी वो दबी हुई थी कहीं ना कहीं। 2014-15 में जब मैंने
विकीपीडिया के बारे में मुझे पता चला ना कि यार मैंने एक दिन ऐसे ही गूगल पे सर्च किया, मैंने कहा वॉइस आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, तो विकीपीडिया का पूरा पेज खुल गया। अच्छा। उसमें ए से लेके जेड तक सारे हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के नाम थे और किसने क्या क्या डब किया है वो सब था, उसमें आपका भी नाम है। तो अच्छा, मेरा नाम था। हाँ, अच्छा। तभी तो फेसबुक पे ऐड किया था आपको उसने। तो ऐसे करके मैंने फिर धीरे धीरे सबको जाना, समझा कि अच्छा ये इन्होंने ये आवाज़, अरे ये तो ये बंदा, और इसकी आवाज़ तो मैंने बहुत सुनी है, ऐसे करके एक्साइटेड हो रहा था उस टाइम पे। फेसबुक पे सर्च किया, सबको रिक्वेस्ट भेजी, किसी ने की एक्सेप्ट, किसी ने नहीं की, क्योंकि उस टाइम सब वो थोड़ा सा पीछे ही रहना चाहते थे। उस टाइम थोड़ा सा ये आया नहीं था ऑन स्क्रीन अपने आप को प्रेजेंट करने वाली चीज़। हाँ, उस समय क्या कहते हैं, डिजिटल का भी इतना क्रेज नहीं था कि इससे भी आपको इतना लेवल पे फेम मिल सकता है ना? नहीं। और लोग करते थे अपना, ज़्यादा बताते नहीं थे। बिल्कुल। अब तो बता भी रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, फिर जब बताने लगे तो अब फिर से रोक रहे हैं उनको चैनल वाले। अभी मत बताओ भैया, ज़्यादा बता रहे हो। हाँ। तो हाँ, उस समय फिर तुमने तब तक अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया था? यूट्यूब तो मैंने 2011 में खोल लिया था अपने म्यूजिक के लिए। अपने म्यूजिक, उसमें से म्यूजिक करते थे? तब तक मैं सिर्फ गाने डाल रहा था और ये सब कर रहा था। 2017 में मुझे एक ऐप मिली जिसका नाम था डब स्मैश, हाँ। जिसके अंदर आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगे फिल्मों के, और उनका पायलट रहेगा, पायलट गायब हो जाएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब कुछ रहेगा। तो आप अपने हिसाब से डायलॉग्स बना के उसमें, तो मैं उसमें बड़ी खप्पी करता रहता था। किसी को बर्थडे विश करना है तो उसमें कुछ भी डायलॉग अपना चेंज करके और क्लिप भेजता था उसको। तो वो मज़ा आ रहा था करने में। फिर जो वो गोल्डन सैंड प्रोडक्शन का चैनल था, तो उनके चैनल में जो वो नहीं आता एक वीडियो शुरू होने से पहले कि सब्सक्राइब कीजिए गोल्डन सैंड प्रोडक्शन को और बेल आइकन को दबाइए, तो ये छोटे छोटे जो वॉइस ओवर ऐसे करके उनको रिकॉर्ड करके मैं दे रहा था। अच्छा, ये प्रोफेशिएटली तुमने ये काम शुरू कर दिया था वॉइस ओवर्स का? फिर मैंने लोकल एडवर्टीजमेंट भी लेने शुरू कर दिए। जो थिएटर्स में, लोकल सिनेमा हॉल में मूवी से पहले जो लोकल एड्स वगैरह प्ले होते हैं, तो उनके लिए भी वॉइस ओवर करने शुरू। कौन सा कोई वॉइस ओवर याद है? एक था थार ऑयल का था, कोई थार स्वाद राजस्थान का, हम बनाते हैं शुद्ध मूंगफली और सरसों का तेल, ऐसा कुछ करके था वो। इस त्योहार अपनों को चखाइए थार, स्वाद राजस्थान का। थार शुद्ध मूंगफली और सरसों का तेल। हम समझते हैं बीकानेरी नमकीन का महत्व, इसीलिए हम विश्वास के साथ बनाते हैं एकदम श्रेष्ठ मूंगफली और सरसों का तेल। व्यापारिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें जाखड़ एग्रो इंडस्ट्रीज। वो बहुत 6-7-8 साल हो गए उस बात को। नाइस। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे बैठे बैठे ना, और कीड़ा जगा, 2018 की बात है। तो मैंने कहा यार कुछ बड़े लेवल पे करने मन हो रहा है, क्या करें। तो तब डेडपूल 2 आ रही थी, तो उसका ट्रेलर आया और मैंने क्या किया, वो ट्रेलर एज इट इज़, वो हिंदी में डब था ऑलरेडी, बट मेरे को अपने हिसाब से करना था। मैंने वो ट्रेलर डब किया, डब करके यूट्यूब पे और फेसबुक पे दोनों पे लगा दिया। और उसी दौरान ये पता चला कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने डेडपूल को डब किया है, तो थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे। लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि नहीं, हमको तो पुरानी वॉइस वापस चाहिए, ऐसा करके। रणवीर सिंह ने, हाँ, रणवीर सिंह ने किया था ना, और सब लोग बोल रहे थे कि ये संकेत महात्रे की आवाज़ वापस चाहिए। तो वो टाइम ऐसा आ गया था कि जो फॉक्स वाले, फॉक्स की थी शायद ये, फॉक्स के चैनल पे ही था ये। हाँ, तो तब ऐसा हो शायद, गया, पता नहीं। तब ऐसा हो गया था कि जिस भी चैनल पे ये ट्रेलर है या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो ब्लॉक हो रही थी। अच्छा। तो मेरे चैनल से भी वो ट्रेलर उड़ गया। अच्छा। मेरे फेसबुक से भी वो ट्रेलर उड़ गया। लेकिन तुमने जब किया था, उसको रिलीज़ किया, तो उस पर व्यूज़ आए थे, लोगों ने देखे थे? हाँ, अच्छे व्यूज़ थे उस पर। अच्छा, लोगों ने पसंद उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर शायद 2-2.5 हज़ार थे, लेकिन व्यूज़ पे 50-55 हज़ार हो गए थे। अच्छा, और वो क्या कहते हैं, पूरी स्क्रिप्टिंग तुमने की थी उसकी? कुछ डायलॉग्स मैंने अपने हिसाब से चेंज किए थे, क्योंकि मेरे को मेरी ऑडियंस को पकड़ना था, राजस्थान वालों को। तो मैंने उस हिसाब से कुछ पंच लाइन्स वगैरह चेंज कर दी थी। लेकिन बाकी जो तो डबिंग का ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस था? हाँ। डेडपूल 2 का अपने फैन रिकॉर्ड किया था। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया, मतलब क्योंकि वो पहुंचते पहुंचते ही वो उन्होंने हटा दिया। हाँ। फिर वेनम आई। वेनम, हाँ। वेनम का ट्रेलर अभी मेरे चैनल पे अभी भी पड़ा है। वो जिस इंसान के लिए तुम काम करती हो वो बहुत बुरा है। मैं उसके लिए काम नहीं करती, मेरी कंपनी करती है। वैसे तुम कल उससे ठीक से पेश हाँ, मैं जानता हूँ मुझे काम कैसे करना है। फर्स्ट ट्रेलर था जो कि ऑफिशियली मैंने, ऑफिशियली तो नहीं किया था, लेकिन ऑफिशियली वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर गए थे। तो उसके बाद वो मुझे मज़ा आने लग गया। कितने व्यूज़ गए थे वेनम में? उस पर कोई 2-2.5 लाख उस टाइम पे गए थे, अभी तो और बढ़ गए बाद में।
तो वो ना मैंने फिर उसको फ्लो पकड़ लिया मैंने। फिर तुम्हें लगा यार ये डबिंग करके मैं डाला करूँगा, ये अच्छा है, एंगेजमेंट भी अच्छा है इसमें, लोगों को मज़ा भी आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं लोग। और उसमें एक और चीज़ मैं कर रहा था कि सिर्फ डबिंग तो क्या ही देखेंगे लोग, तो मैं क्या करता था कि इंट्रो बनाता था चैनल का। मतलब कोई भी ट्रेलर शुरू होने से पहले किसी भी रैंडम मूवी का या सीरीज का सीन उठाऊंगा, उस सीन के डायलॉग्स चेंज करूंगा और उसमें अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ऐसी कोई बात बोलूंगा, तो वो थोड़ा फनी वे में, तो लोगों को वो देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना कि ट्रेलर। करेक्ट। इसलिए वो तो इंगेज शुरुआत का कितना 30 सेकेंड? हाँ, कोई 20-30-40 सेकंड का। अच्छा। फिर ट्रेलर वो शुरू होता था, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था। फिर एक दिन आपका फ़ोन आया, आपकी मुझसे बात हुई थी, तब आपने कहा था कि प्रदीप दा हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उस टाइम वो साउंड एंड विजन के शायद प्रोडक्शन मैनेजर थे या कुछ, है ना? हाँ, साउंड एंड विजन में ही करते थे, अभी भी करते हैं लेकिन अभी एक्टिवली नहीं है। तो साउंड एंड विजन का नाम आती, मैं तो उस टाइम पागल हो गया, मैंने कहा वाह यार। तो तुमको पहली बार फ़ोन मुंबई से मेरा ही आया? हाँ, जीवन में? हाँ, मुंबई से आप ही का आया था। एक दमन भैया का मुझसे कभी कभार बात होती थी, लेकिन तब तक वो शायद गोवा जा चुके थे। तो अच्छा। तो उसके बाद उनसे मेरी मतलब डबिंग के मामले में ज़्यादा बात नहीं होती थी, म्यूज़िक वगैरह के बारे में कुछ बात होती थी। तो मुंबई से जो पहला कॉल था वो आप ही का कॉल था मेरे। उस समय क्या कि प्रदीप दास जो थे वो सर, हम लोग कुछ काम कर रहे थे, हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। वो ना कुछ उनका टैलेंट बकेट नाम से एक चैनल है, तो उसमें कुछ अलग अलग टैलेंट्स को वो इंट्रोड्यूस प्रमोट करना चाह रहे थे। तो मैंने बोला जो फैन डबिंग वाले जोन में एक लड़का है लोहित शर्मा, बीकानेर का, भाई वो बहुत फिनिश डबिंग करता है, उसके काम में बहुत ही क्वालिटी है, जो कि घर में बहुत लोग कर रहे थे, तब शुरू हो चुका था ये, है ना? हर कोई कर रहा था, अपना यूट्यूब चैनल में डाल रहा था। तो मैंने बोला उससे बात कीजिए कि उसका एक्सपीरियंस क्या है और वो अपकमिंग क्या चाह रहा है करना, कैसे चाह रहा है। सॉरी। तब मैंने तुम्हारा नंबर दिया था, मुझे लगा इससे बात करनी चाहिए। उसके बाद हुआ था बातचीत। हाँ, मेरी उनसे बात हुई और मैं तो मन में पता नहीं क्या ही मैंने कहा अब तो मैं अमीर हो गया, बस अब तो मेरा बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, मैं तो डबिंग आर्टिस्ट बन गया हूँ, मेरे पास स्टूडियो से फ़ोन आ गया। क्या तुमने सोचा कि स्टूडियो मुझे लगा कि हाँ कुछ डब करने के लिए बोल रहे होंगे कि हमारे पास नई स्पाइडरमैन आ रही है, उसमें आप आवाज़ दे दीजिए। जोक सपाट में, मतलब उस टाइम मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ डब करने के लिए बोला होगा। पर उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई मेरा भी चैनल है यूट्यूब पर। मैंने कहा हाँ सर मुझे पता है। अच्छा वो आप ही का है? उस टाइम उन्होंने कुछ वॉइस आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ वगैरह डाले थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ साथ में करना है और कुछ अपने बारे में भी तुम बताओ, उस तरह कुछ वीडियो बनाएंगे। तो वो बनाया हमने, चला आगे। फिर मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर मुझे डबिंग करनी है, कुछ हो तो भेजिए ना। उन्होंने कहा नहीं भेज नहीं सकते, तेरे को आना पड़ेगा यहाँ पे। करेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी शादी हुई 2019 में। अच्छा, यहाँ पर मैं रोकता हूँ कि जैसे लोहित को प्रदीप दा ने बोला कि मैं भेज नहीं सकता, यहाँ आना पड़ेगा। उसके बाद लोहित आता है मुंबई और लोहित काम कर रहा है, आज आपके सामने लोहित है। तो ये बहुत लोगों की इंक्वायरी रहती है, लोग पूछते हैं कि काम है, हमारे घर में सेटअप है, हम लोग कर देंगे। अलग अलग शहरों में काम है, लोग अब तो कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर 99% प्रोजेक्ट्स स्टूडियो में होते हैं। जो ऐसे क्वालिटी वर्क होता है वो किसी को कोई भेज नहीं सकता है। जब लॉकडाउन था तब भी, जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा था तब भी मुंबई में ही जो आर्टिस्ट थे उनसे ही करवा रहे थे ज़्यादातर काम। तो ये एक दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अपने घर में बैठ के हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं, आपको मुंबई आना ही पड़ेगा। अगर करना भी है तो फिर ऑनलाइन क्लाइंट पकड़ो जो मुंबई से नहीं है, या किसी जैसे कोई एवी हो गया, कोई ऑडियो विजुअल कुछ काम हो गया, या कोई एडवर्टीजमेंट हो गया, तो ऐसा। और हाँ, और एक आजकल डबिंग का ना फैन डबिंग बहुत हो रही है, वो भी मोनेटाइज्ड डबिंग्स हो रही हैं। मतलब ऐसी डबिंग हो रही है कि जो लीगल चैनल नहीं है बट वो डबिंग करवाते हैं, कुछ पैसे दे के करवाते हैं, वहाँ अगर डोनेशन से कमाते हैं। हाँ, और पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, वो चीज़ अलग है। लेकिन प्रोफेशनल डबिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप एक चैनल के लिए, ब्रॉडकास्टर के लिए काम कर रहे हैं, वो मुंबई में ही होगा। हाँ, तो फिर लोहित तुम्हारी शादी हो गई थी और फिर तुम रुक गए? मतलब नहीं, रुका नहीं, काम मैंने यूट्यूब वाला तो कंटिन्यू रखा था। शादी हुई 2019 22 जनवरी को। तो उसके बाद 2-3 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं। आप अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ पे आपको धूप लगा के आनी है, कभी इसी मंदिर जाना है, कभी घूमना फिरना। तो 2 जून 2019 को मैं निकला और 3 जून 2019 को मैं यहाँ पहुँचा, मुंबई। और मुझसे पहले मेरा एक फ्रेंड है, भाई जैसा है, अनुराग व्यास, वो एक्टर है, तो वो मुझसे पहले ही आ गया था यहाँ पे। तो उसने यहाँ पे मेरे आने से 1 महीने पहले ही घर देखा था महाड़ा में। अच्छा।
चार बंगला में। तो उसने मुझे वीडियो बना के भेजा, तो मुझे वीडियो में कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा। वो कोई टैटू स्टूडियो था, घर को कन्वर्ट किया हुआ था, और वो फिर बाद में जब देखने आया था वो, तब वो टैटू स्टूडियो था। तो बड़ा मस्त सेट कर रखा है, फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ ऐसा। वो देख के तो वो भी पागल हो गया। मैंने कहा वाह, वीडियो बना के भेजा। मैंने कहा अच्छा घर है यार। मेरे दिमाग में उस टाइम घर की वो इमेज नहीं थी जैसे घर में मैं रहता था या जैसे घर मेरे आसपास थे। मुझे वैसे ही घर लगते थे। मुझे नहीं पता था यहाँ घर कैसे होते हैं और महाड़ा की चौल कैसी होती है। तो वो वीडियो देख के मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। तो कुछ 40-50 हज़ार उसका डिपॉजिट था। 18-19-16-17 हज़ार शायद ऐसा कुछ रेंट था उसका। तो हम 4 लोगों ने उसको मिल के लिया। मैं, अनुराग और 2 लोग और थे बीकानेर के, राजस्थान के। तो मैं आया यहाँ पे, वो मुझे लेने आया बांद्रा। तो वहाँ से मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है, कभी ये हीरो भी कभी ऐसे आया था, वो हीरो भी कभी ऐसे आया था। तो मेरे दिमाग में ऐसी इमेज थी कि भाई पहले एक बड़ा सा गेट होगा, वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी करने की जगह होगी, फिर आप मेन घर में घुसोगे, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे, और वहाँ पे हमारा वो कमरा होगा। क्योंकि जनरली ऐसे ही देखे थे। तो पतली सी गली में घुसाया रिक्शा, उसने गाड़ी घुसाई पतली सी गली में। तो मैंने कहा यार ये कैसी जगह है? कहता यही है। मैंने कहा ये झुग्गी में ले आया तू? तो कहता नहीं, झुग्गी नहीं है ये, तू चल एक बार। झुग्गी, हमारे यहाँ झुग्गी बोलते हैं, करेक्ट। अगर झुग्गी नहीं, मैंने कहा भाई पक्की छत भी नहीं है इनकी। तो कहता नहीं, यहाँ पे ऐसा ही होता है। मैंने कहा तूने बताया क्यों नहीं? तो चल तो देख तो सही, अपना ठीक है, जो तू देख रहा है वैसा नहीं है। मैंने कहा ओके। गाड़ी रुकी, वो रोड पे ही गेट है ऊपर जाने का, रोड पे ही सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की। तो मैंने कहा कि मेन गेट कहाँ है? कोई मेन गेट नहीं है। यही गेट है, यही गेट है। मैंने कहा ओके। सामान खोला अपना, सीढ़ियाँ चढ़ के गया, एक गेट इधर, एक गेट इधर, एक गेट इधर। 3 गेट है। वो इतने से, मतलब कोई 4 फुट का पैसेज एरिया होगा, उसमें 3 गेट लगे हुए हैं। एक इधर का कमरा, एक इधर का, चौली जिसको बोलते हैं। 3 घर हैं वो बेसिकली। हाँ, घर हैं वो, 3 घर हैं वो। गेट खोला तो थैंकफुली जो हमसे पहले जो बंदा था उसने थोड़ा बहुत सेट करवा रखा था। मतलब जो किचन के साथ जो हॉल था उसको सेपरेट कर दिया था उसने इधर वाले एक रूम से। तो वो बेसिकली 1 BHK बन गया था, छोटा सा। लेकिन जो BHK का जो बेडरूम था उसकी हाइट इतनी कम थी कि मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा सर टकराएगा। अच्छा। तो उसमें फैन नहीं लगा सकते आप, एसी ही है। ठंड लगे चाहे ना लगे, हवा चाहिए तो एसी चलाना पड़ेगा। तो वो था। और फिर किचन में एक पंखा लगा हुआ था जिसमें, जो हॉल के साथ ही था, वॉशरूम वगैरह भी उसी में थे। तो शुरुआत का जो कुछ टाइम था हमने वहाँ पे गुजारा। तो 3 जून तुम्हारा बड़ा यादगार रहा? यादगार दिन था मेरे लिए बहुत। 3 जून 2019। हाँ। तो अब मेरी जो सेविंग्स थी उसमें मेरी वाइफ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे साथ में, कि उसने भी कुछ सेविंग कर रखी थी। नहीं गजब है यार, वाइफ को भी मानना पड़ेगा कि है। उसके तो मैं सैल्यूट करता हूँ, उसको तो मैं पैर छूता हूँ कि यार तू, मतलब पहली बात, एक लड़की आपके लिए पूरा घर छोड़ के आई है, ठीक है, आपके लिए। इनिशियली कहने को बात अलग अलग होती है, नहीं परिवार के लिए ये सब है, बट देखा जाए तो वो मुझे जितना जानती है, जब मेरी पत्नी मुझे जितना जानती है, वो और किसी से नहीं अटैच हो पाएगी उतना। वो 4-3 महीने हुए उसको नई को आए हुए, और वो मुझे कह रही ठीक है आप जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो वो जो उसका सैक्रिफाइस है वो भी मुझे अंदर ही अंदर बड़ा ऐसा लगता था। तो मेरी जो सेविंग्स और वो पैसे थे वो तो 2 महीने में निकल गए। तो 1 महीना हुआ, जून से जुलाई आया, तब यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी और मेरे पापा थोड़े परेशान हो गए। जैसा कि आप जानते हो न्यूज़ में तो क्या क्या दिखा देते हैं। तो 4 जुलाई को मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी आती है, तो मैं उनको सरप्राइज़ देने चला गया वापस। तो वहाँ पहुँचा, 5-6 दिन रुका, फिर मैं वापस आ गया मुंबई। फिर मैं क्राउड करना मतलब शुरू किया। मैं धीरे धीरे हर स्टूडियो में मैं कांटेक्ट करने लगा। आते ही तो सबसे पहले मैं प्रदीप दा के पास ही गया था। उनके पास गया, मैंने कहा सर कुछ हेल्प कीजिए। तो उन्होंने कहा कि तेरे को नंबर दे रहा हूँ, तू उनको मैसेज कर और जा स्टूडियो में घुस जा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैंने ये पाया कि इतना आसान नहीं था स्टूडियोज में घुसना। आपके पास सिर्फ नंबर ही होना सब कुछ नहीं है। करेक्ट। आपको उनको लगातार फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो उनको बोल दोगे कि सर मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मेरा ये सैम्पल है, मैंने यूट्यूब के लिंक भेज दिए अपने, और मैं इतनी तरह की एज की आवाज़ निकाल लेता हूँ। पर वो मैटर करता ही नहीं है एक्चुअली। अगर आप 25 साल के हो और आप 60 साल के बूढ़े की आवाज़ निकालते हो तो वो कोई यूएसपी नहीं है आपकी। अनटिल एंड अनलेस आप कोई इस लेवल पे पहुँच चुके हो कि एक आपके अलावा और कोई वो काम कर ही नहीं सकता है, तब ज़रूर आपको कोई ऐसा स्पेशल काम मिल जाएगा। बट जब 60 साल की एज की वॉइस देने के लिए आर्टिस्ट अवेलेबल है, तो वो क्यों आपको बुलाएंगे? तो वो सब फालतू था। जो मैंने यूट्यूब पे मेहनत की थी, वो जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर थे, वो सब वहीं रह गए। जो मुझे पूरा शहर जानता था वो सब वहीं रह गया। यहाँ पे एकदम जीरो हो गया मैं।
करेक्ट 26-27 साल का लड़का जिसको कोई नहीं जानता। अब मैं मैसेज कर रहा हूँ कि हाय दिस इज़ लोहित शर्मा, मेरी एज ये है, मेरी वॉइस टेक्सचर ऐसा है, ये मेरे सैम्पल हैं, कुछ हो तो बुलाइए। पहले तो मैं ऑडिशन के लिए बोलता था, फिर मैंने ऑडिशन का बोलना ही छोड़ दिया। मैंने कहा वॉइस टेस्ट के लिए बुला लो, एक बार बुला के देख लो मैं डब कैसा करता हूँ। तो ठीक है, कुछ होगा तो बताएंगे। ये अभी तो चल रहा है, कास्टिंग हो चुकी है, कुछ होगा तो आपको बताएंगे। ये एक फिक्स लाइन होती है। वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को अभी जो स्टूडियोज चलाते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनको भी टाइम नहीं है इतना उनके पास। उनका 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का पूरा लाइनअप सेट है। करेक्ट 10 से 12 ये आर्टिस्ट आएगा, 12 से 2 ये आएगा, फिर लंच है, फिर 3:30 से 4 ये आर्टिस्ट है। अब कहाँ वो मुझे बीच में बुला के, उनको क्या पता मैं कैसा काम करता हूँ, क्या पता मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दूँ उनका, क्या पता मैं उनको कोई आइडिया ही नहीं है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं, किसी से रेफरेंस भी, तो वो अवॉइड ही कर रहे थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार एक बार अगर घुसना है ना तो पीछे पड़ना पड़ेगा इनके। करेक्ट तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो छोड़ दो, सबसे पहली बात। भूल ही जाओ कि आप क्या हो क्या नहीं हो। कितना भी अच्छा काम आता है, एक बार अगर घुसना है तो चाटना पड़ेगा। हेलो सर, आपने बोला था पिछले संडे को, नेक्स्ट मंडे बुलाएंगे। सर आज मंडे है, क्या मैं आ जाऊँ? देखते हैं, बताते हैं। कभी कभी मैसेज सीन करके भी छोड़ देंगे, रिप्लाई नहीं आएगा, बुरा भी लगता था। तो साउंड एंड विजन में मेरी क्राउड डबिंग शुरू हो गई थी तब। तो सबसे पहले क्राउड डबिंग शुरू हुई साउंड एंड विजन? हाँ, तब तक वो क्राउड चल रहा था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ इससे आगे। तो मैं मौके ढूंढता था। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई कि मैं क्राउड में थोड़ा सा अलग रहूँगा। जैसे 8 लोग हैं हम, तो मैं 8 में से ना अलग बैठूंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा, ताकि पहली चीज़ मैं डायरेक्टर की नज़र में पहले आऊँ। अगर कोई वन लाइनर आया जैसे क्राउड के अंदर, पार्टी का सीन है, वो हल्ला है, वो सब ठीक है, सब साथ में करेंगे। लेकिन कोई पुलिस वाला आ गया जिसने सिर्फ इतना बोला है अपने हाथ ऊपर करो, अब ये लाइन बोलने के लिए वो किसी को उठाएंगे, और वो मैं होना चाहिए हूँ, क्योंकि वही मौका है इनको सुनाने का कि मैं कैसा डब करता हूँ। तो मैं अलग बैठ जाता जाके। वो अपना फ्री टाइम है, आपस में गॉसिप कर रहे हैं, फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहता है। अभी देखा था ऐसा मन ही मन कंपटीशन था। कौन से स्टूडियो में? साउंड एंड विजन में। साउंड एंड विजन में। तो मैं मतलब कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, यारी दोस्ती सबसे थी, लेकिन मैं बोलता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मुझे उठना था, पहले माइक के आगे जाना था। करेक्ट। तो अब मैं नज़र में आ जाता, ठीक है वो अलग ही बैठा, लोहित आप आ जाइए, अच्छा ये गुंडा है, ये बोल रहा है कि तेरी जेब में जितना माल है सब निकाल। तो अब मैंने उसकी 2 ट्रिक सोची कि या तो मैं पहली बार में अच्छा परफॉर्म कर दूं, या मैं ऐसा परफॉर्म करूं कि इनको लगेगा कि ये तो भाई हीरो की तरह बोल रहा है, ये गुंडे की तरह नहीं बोल रहा है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में, गुंडे वाले, हे तुम्हारी जेब में जितना माल है बाहर निकालो। तो वो बोलते नहीं लोहित वो ठीक है, अच्छा किया आपने, लेकिन आप ये तो सड़क छाप है, गुंडा है थोड़ा, तो उसके हिसाब से तेरी जेब में जितना माल है बाहर निकाल। तो मैंने दोनों करके दिखा दिया, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे वो भी कर दिया, तो अब उनको आइडिया लग गया नहीं है, मतलब इसने अच्छा किया था। तो एक डायरेक्टर है देवाशीष घोष, करेक्ट। तो वो उस टाइम अपना कुछ डब करवा रहे थे साउंड एंड विजन में, और वो रैंडमली ऐसे हमारे स्टूडियो में घुसे और उन्होंने देखा क्राउड में कौन कौन कर रहा है। तो उस टाइम में वो लाइन बोल ही रहा था, शायद उन्हें ये बात याद नहीं होगी, बट उन्होंने बोला कि ये कौन है, तो डायरेक्टर ने बोला कि ये लोहित है। कि अच्छा एक बार भेजना इसको। तो उनके पास कोई एक 5, 7, 10 लाइन का कैरेक्टर था जो शायद कोई नहीं कर रहा होगा, या हो सकता है कि उनको अभी याद आया होगा इसको कास्ट नहीं किया होगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने वो 5-7 लाइनें डब की और मैं वापस क्राउड में आके बैठ गया। बहुत सही। मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा मिल गया। फिर वो काम ख़त्म किया, 2-4 बार और आया, तो मुझे एक ऑडिशन वहाँ पे करवाया स्टूडियो में। ये अगस्त की बात है, 2019 अगस्त नहीं जुलाई की बात। जुलाई की। कौन सा कैरेक्टर का ऑडिशन था? बताता हूँ। हाँ, अच्छा। वो रस के साथ बताऊंगा। तो वो मैंने ऑडिशन किया, और पता नहीं अभी भी ऐसा बहुत बार होता है, और उस टाइम भी ऐसा था कि वो ऑडिशन के जो अप्रूवल होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं आते। कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं, 1.5-2 महीने लग जाते हैं। हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स में। हाँ। तो नेटफ्लिक्स की सीरीज थी, तो मैंने ऑडिशन दिया, फिर वो आई गई, बात हो गई। फिर उसी दौरान मैंने एक रीडअप का काम किया था। एक धीरेन्द्र बफा एक डायरेक्टर है जो पहले PFT में थे, तो उनके पास एक सीरीज आई थी बैड ब्लड नाम से। तो उसमें मैंने उनको अपने लिंक्स वगैरह भेज रखे थे कि मैं हर तरह की आवाज़ निकाल लेता हूँ। तो उनका एक रीडअप आ गया था एक कैरेक्टर का, जिसमें शायद कोई माइक का इशू था या कोई नॉइज़ था, ऐसा कुछ था। तो उनको रीडअप करना था और वो आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं थे।
तो उनका यार अब इसकी वॉइस कौन मैच करेगा यार, किसको बुलाएंगे, वो तुरंत चाहिए था, डिलीवरी का था। तो उनको मेरा नाम याद आया क्योंकि मैंने उनको वीडियोस भेज रखे थे कि अच्छा ये आवाज़ चेंज कर लेता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लोहित अभी के अभी आ सकते हो क्या, क्योंकि अभी के अभी तो मैं ही अवेलेबल था, काम तो था नहीं उस टाइम। मैं पहुंच गया तुरंत स्टूडियो और उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, बस ये जो डायलॉग आप सुन रहे हो सुन के बोल दो, वॉइस मैच करो क्लोज जितना हो सके। मैंने कर दिया, कैश मुझे पैसे दे दिए उन्होंने। तो वो मेरा सबसे लंबा काम था, 4-5 घंटे तक वो डब चला था और प्रॉपर कैरेक्टर का डब था। तो वो मैंने किया और मैं वापस आ गया, मुझे कैश रुपए मिल गए, बात वहीं ख़त्म। लेकिन उसको भी बन गया, डायरेक्टर ने भी सुनी आवाज़ तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं अच्छा करता है, काम आएगा। तो फिर लेकिन वो बात उस फ्लो में बन नहीं रही थी कि मतलब दिन में कोई 3 दिन में 750 रुपये का काम करके आ रहा हूँ मैं, बाकी पूरा दिन घर पे बैठा हूँ, क्या करूँ, पैसे ख़त्म हो गए, घर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यार। 10,000 रुपये महीने के मैं मांग रहा था घर से, और उन 10,000 रुपये में मेरे को 4-4.5 हज़ार रुपये रेंट का और बाकी 5,500-6 हज़ार रुपये महीना निकालना है। करेक्ट। जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उस लेवल पे आके फिर मैंने कहा यार पापा भी परेशान हो रहे हैं, हालांकि पैसे भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो उस जोन में आ गए थे कि यार बच्चा परेशान हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है इतना। उनको फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरी वाइफ वहाँ परेशान हो रही है, मतलब परेशान तो नहीं हो रही, लेकिन वो सैक्रिफाइस मैं नहीं झेल पा रहा था। मैंने कहा यार मैं क्यों अपने प्लेजर के लिए, सिर्फ अपने उसके लिए कि नहीं मुझे डब करना है, मैं सबको परेशान कर रहा हूँ, छोड़ो यार नहीं रहना। तो मैं वो सब छोड़ छाड़ के अगस्त में 12-13 अगस्त को वापस आ गया। अच्छा, मतलब जून जुलाई अगस्त 2 महीना, जून से जुलाई 2.5 महीना। हाँ, 2.5 महीने में 2.5 महीना मैंने रहा और मैं फिर वापस बीकानेर आ गया। मैंने कहा नहीं बनेगा भाई काम, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए और उतना उस पेशेंस का टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मेरी एज 27 हो रही थी। और ये अगर मैं वही 20-21 साल की उम्र में आता तो शायद मैं टिक भी जाता, लेकिन वो एज ऐसी थी कि यार नहीं अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब टाइम नहीं है मेरे पास कि वापस नए सिरे से शुरुआत करूँ। तो मैं चला गया वापस और मैं अपना जो है वो यूट्यूब का जो मैं ट्रेलर वगैरह करता था वो करने लग गया। उसी को एंजॉय करने लग गया। मेरी गिटार क्लासेस चलती थी, मैं गिटार सिखाता था और वो फ्लो में चलने लग गया। तो सितंबर में मुझे कॉल आता है साउंड एंड विजन से। अच्छा, 2019 सितंबर, 1 महीने बाद। हाँ, कि हाँ लोहित आपका फ्राइडे को टाइम चाहिए 7 घंटा। अच्छा, 7 घंटे। तो मैंने कहा इतना तो टाइम क्राउड के लिए ही मांगते हैं। तो मैंने कहा नहीं सॉरी मैम, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो घर आ गया। तो वो बोलते कि अरे ऐसे कैसे घर आ गए, अब हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे हम तो। हम फंसा दिया तुमने, वो प्रेमा जी हैं वो ऐसे ही मजाक में बात करते हैं। मैंने कहा क्राउड में इतनी डिमांड है मेरी, मतलब मैंने मना कर दिया तो कह रहे हैं कि हम फंस जाएंगे। तो मैंने उनको ऑप्शन दिए, मैंने कहा मेरे कुछ दोस्त हैं मैं उनको भेज देता हूँ कि नहीं वो हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन कट, बात वहीं ख़त्म। अक्टूबर आया। अच्छा, तुमने पूछा नहीं कैरेक्टर क्या है? क्राउड ही था? नहीं, एक्चुअली हम लोग पूछते नहीं ना, और जब नया बंदा जो होता है उसकी हिम्मत ही नहीं होती है इसे पूछने की कि क्या कैरेक्टर है सर। अच्छा। बजट कितना है सर। हमें तो बस ऐसा था कि बस बुला लो एक बार। करेक्ट। लेकिन 7 घंटे तो मुझे पहले किसी एक काम के लिए बुलाया नहीं गया था। 7 घंटे 8 घंटे तो मुझे क्राउड के लिए बुलाया गया था। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्राउड ही है। क्राउड है। तो मैं उस बात को भूल गया। और अक्टूबर नवंबर तक मैं वो ट्रेलर वगैरह कर रहा था। तो एक मूवी आई थी बैड बॉयज़, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आया था उसका, बैड बॉयज़ फॉर लाइफ। तो उसका मैंने ट्रेलर डब किया। अबे क्या कर रहा है? गाड़ी का गेट थोड़ा छोटा नहीं रह गया? नहीं। और वो प्राइम फोकस में डब हो रही थी। और शॉन डिकोस्टा सर वो उस टाइम डबिंग हेड थे। तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि तूने ना ट्रेलर्स में कुछ अच्छी लाइंस डाली हैं। वो मैंने इम्प्रोवाइज़ करके अपने हिसाब से लाइन डाल दी थी। तो क्या ये लाइन हम यूज़ कर लें फिल्म में? मैंने कहा सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, क्योंकि मेरा कोई कॉपीराइट जब वीडियो पे ही नहीं है तो फिर डायलॉग पे क्या रखूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर डायरेक्टर का मेरे पास फ़ोन आया कि इसमें कैरेक्टर भी है, वो आप डब कर लोगे क्या? तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन उखड़ गई, मतलब मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा वाह, थिएट्रिकल मूवी का काम आया सीधा, क्या बात है। मैंने कहा श्योर ज़रूर करूँगा। खैर ठीक है, आप कल आ जाओ। तो मैंने कहा कल तो नहीं आ पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ। कल मैं टिकट करवाऊँगा, परसों मैं निकलूँगा, उसके अगले दिन पहुँचूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैंने तत्काल में टिकट करवाई, उसके नेक्स्ट डे निकला। उसके नेक्स्ट डे पहुँच के मैंने मैसेज कर दिया कि आई हैव रीच्ड, मैं मुंबई आ गया। तो उन्होंने कहा ओके। सिर्फ ओके? ओके। मैं देख रहा हूँ ऐसे फ़ोन पे, यार ओके तो बोल दिया, अभी क्या मतलब कब आना है ये तो बताओ। तो मेरे को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार बेशर्म लगूंगा, ऐसा बोलूँगा तो चेप लगूंगा।
मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए यार। मैंने कहा तो भाई, मुंबई आके कहाँ रहे? वहीं पे। अच्छा वहीं, हाँ, अपने जहाँ पे दोस्तों के यहाँ चले वो गए। रह रहे थे जहाँ। हाँ। तो 4-5 दिन में हिम्मत जुटाई। मैंने कहा आपने कहा था कि आप वो डब करवाने के लिए बुलाने वाले हो, तो अरे यार वो बहुत अर्जेंट था तो हमने करवा लिया किसी से। मैंने किसी और से करवा लिया? कहते हाँ। तो मैंने कहा कि यार, तो मतलब इन्फॉर्म भी नहीं किया? नहीं हो पाता। एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है, और मैं अब क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि गलती नहीं होती। इतना याद भी नहीं रहता, इतना मतलब कोई क्यों सोचेगा कि कोई मेरे लिए राजस्थान से यहाँ आ रहा है। लेकिन उसने तुम्हारा टाइम नहीं लिया था? टाइम नहीं लिया था। उन्होंने मुझे कल आने को बोला और मैंने कहा कि मैं कल नहीं आ सकता, मैं 3 दिन बाद आऊँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये बोला था। तो ये नहीं बोला था कि, अब मैंने पहुंच के बोला कि पहुंच गया, उन्होंने कहा ओके। अच्छा, मतलब तुमने भी टाइम फिक्स नहीं किया और तब पता भी नहीं था तुम्हें? हाँ, बेसिकली मैं तो खुश हो गया था ना। मैंने कहा यार थिएटर की फिल्म का काम मिल रहा है यार, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है। करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया उस टाइम। मेरा मूड खराब हो गया पूरा। मैंने कहा यार ये तो बनी नहीं बात यार, मज़ा नहीं आया। तो लेकिन फिर मैंने पापा से बात की, मेरी वाइफ से बात की, मम्मी से बात की, तो सब लोगों ने बोला कि यार देख, हर चीज़ ना कोई रीज़न से होती है। अब तू अगर दोबारा तेरे को मुंबई ने बुलाया है, चाहे काम अभी हो या ना हो, थोड़ा रुक के देख ले क्या जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैठा रहा। फिर वही मैसेज, सर मेरा नाम लोहित है, मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मैं डबिंग करता हूँ, एक बार बुला लीजिए। तो ऐसा करते करते 2-3 महीने और निकल गए। 22 जनवरी 2020 मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी आई। उससे पहले मैं वापस राजस्थान गया एनिवर्सरी के लिए, सेलिब्रेट करके वापस आ गया। फिर फरवरी यहाँ रहा। फिर मार्च 5-6 मार्च के आसपास वापस गया होली के लिए। होली के लिए, हाँ। और तब तक क्या हुआ था कि किसी ना किसी स्टूडियो में थोड़ा बहुत शुरू हो चुका था। जैसे डिस्कवरी चैनल के लिए वो ब्लू व्हेल स्टूडियो में वो इंसिडेंटल कैरेक्टर वगैरह में करने लग गया था। जैसे एक नेकेड एंड अफ्रेड सीरीज आती है। करेक्ट। तो उसमें मेडिक होते हैं। जैसे किसी कंटेस्टेंट को अगर चोट लग गई तो मेडिक आएगा, तुम्हारे घुटने में बहुत गहरी चोट लगी, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। वो ऐसी छोटी छोटी लाइन्स के लिए मैं जाता था। तो ठीक ठाक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ दिन में मैं कोई एक काम कर रहा हूँ, चाहे वो 500-750 रुपये का, 1000 रुपये का काम हो, लेकिन दिन में मैं एक काम कर रहा था। फिर होली सेलिब्रेट करके मैं 16 मार्च को वापस आया मुंबई। और मैं स्टूडियो गया और मुझे डायरेक्टर ने बोला कि क्यों आए हो वापस। तो मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कि क्या ये कहना चाहती है कि तू तो हर महीने जाता रहता है, कि अब क्यों आया है, बैठा रहे वहीं, या ये कहना चाहती है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं समझ नहीं पाया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि डब के लिए आप ही ने तो बुलाया था। कि नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि तुम बीकानेर से वापस यहाँ क्यों आए, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी 10 दिन के लिए सारे वर्क प्लेस बंद हो रहे हैं, सारे ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, क्योंकि तब कोविड की हवा चल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ आएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, 10 दिन की बात है, बैठे रहेंगे घर पे और क्या। इसी स्टूडियो से मुझे याद आया कि जब मैं नया आया था तो एक इंजीनियर है जलाल, इंडस्ट्री के जितने भी डबिंग आर्टिस्ट और सब डायरेक्टर जानते होंगे उन्हें। तो वो मेरे बीकानेर के ही हैं, मेरे टाउन के ही हैं। तो जब मैं नया यहाँ पे आया था 2019 में जून में, तो उनके थ्रू मैं उनके स्टूडियो में गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था आओ तुमको दिखाते हैं डबिंग कैसे होती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बीकानेर से जानते थे जलाल को? मैंने नंबर वगैरह ले लिए थे। दमन भैया ने मुझे बताया था कि अच्छा ये तो तुम्हारे राजस्थान के नंबर ले लो। तो मैं उनके साथ स्टूडियो गया, जलाल भाई के साथ, और वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चुपचाप बैठा बैठा। एक दिन पूरा निकल गया। मैंने कहा मेरे को भी करवा लो। कहता नहीं आप देखो अभी कैसे होता है। मैंने कहा नहीं मुझे आता है, मैंने किया है, मेरा चैनल देखो। क्या नहीं वो अलग चीज़ है, यहाँ देखो कैसे होता है। मैंने कहा ओके कल वापस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। ये बात है शायद जुलाई 2019। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगले दिन मैं फिर आ गया, क्योंकि पास में ही घर था मेरा, वहीं पे पैदल पैदल आ गया। फिर बैठा हूँ, लंच हो गया, फिर डायरेक्टर आई। उससे शायद एक दिन पहले डायरेक्टर वहाँ थी नहीं। मुझे कहती तुम आप कौन? मैंने कहा मैम मेरा नाम लोहित है। तो अच्छा तो आप यहाँ पे क्यों आए हो, डब आपको बुलाया किसी ने या देखने? मैंने कहा नहीं मैम मैं सिर्फ देखने आया हूँ। कि नहीं आप यहाँ ऐसे नहीं देखने आ सकते बिना परमिशन के, आप जाइए। मैं जलाल को देख रहा हूँ भाई
बोलो कि मैंने बुलाया है। मैं मन मन में सोच रहा हूँ ऐसा, और जलाल भाई अपनी ऐसे गर्दन में ऐसे करते हुए रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मैं खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। मैंने कहा इस स्टूडियो में दोबारा मैं मैसेज नहीं करूँगा। बुरा तो लगता ही है यार, करेक्ट। हालांकि उनकी गलती नहीं थी, उनको लगा होगा भाई कोई आ गया ऐसे मुंह उठा के। बट मैं उसके बाद दोबारा कट टू अभी वही स्टोरी, जब मैं लॉकडाउन के पास वापस आया था मुंबई, तो उन्हीं मैम ने मुझे बोला था कि तब तक मैंने उनके पास काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि दिसंबर में उन्होंने ही मुझे बुलाया था अपने आप ही, पता नहीं कहाँ से उनको मेरा नंबर मिला और क्या हुआ, उन्होंने खुद मुझे बुलाया और बोला कि एक इंसिडेंटल कैरेक्टर है वो कर लो आके। तब तक उनको याद नहीं था कि इन्होंने मुझे भगाया था 6 महीने पहले। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 दिन की बात है, निकाल लेंगे टाइम, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर 24 घंटे का ट्रैवल करके वापस नहीं जा सकता मैं। करेक्ट। लेकिन अनुराग मेरा रूममेट, वो कहता यार चलते हैं ना यार। मैंने कहा नहीं भाई मुझसे नहीं जाया जाएगा, तू जा। अरे अकेला क्या करेगा, बोर हो जाएंगे, चलते हैं ना, मज़े आएंगे यार, मैं करवा रहा हूँ तेरी टिकट करवा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं रुक जा यार, मत करवा। उसने ज़बरदस्ती टिकट करवा दी 18 तारीख की। तो 16 को तो मैं आया ही था, 17 को वहाँ रुका हूँ, 18 को हम वापस निकल गए, 19 मार्च को हम घर पहुँचे, 21 मार्च से लॉकडाउन। 20 के बाद 21 से लॉकडाउन। वो जनता कर्फ्यू लगा था 20 मार्च को, थालियाँ बजाई थी। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई थैंक यू यार। क्योंकि पहला लॉकडाउन बहुत स्केरी था। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था करना क्या है, बहुत डर गए थे। अगर मैं उस टाइम मुंबई में ही रह जाता था तो शायद मेरे डैड वो इतने जितने मेरे को लेके डरते हैं, अगर वो मैं फंस जाता तो शायद वो अलग ही जोन में चले जाते हैं। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत कुछ बुरा हो सकता था। मेरी वाइफ बहुत परेशान हो जाती, बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाता। करेक्ट करेक्ट। लेकिन एक और चीज़ हो गई थी कि मैं जब 15 मार्च को वापस मुंबई आया था, उससे पहले ही मेरी वाइफ अपने घर गई थी, मायके गई थी। अब मैं तो वापस आ गया 19 तारीख को, और वो लॉकडाउन लग गया, वो वहीं फंस गई। लेकिन कम से कम ये था सुकून की चलो ठीक है अपने अपने घर पे है, तुम भी घर पहुंच गए। हाँ, तो लॉकडाउन का मैंने बहुत थोड़ा लेट मेरी आँख खुली, क्योंकि मेरे पास माइक था लेकिन वो यहीं रह गया था मुंबई में। अच्छा। पर मुझे घर से डब करना आता था सिंक में। करेक्ट। तो मैंने 15-20 दिन जब लॉकडाउन जब और बढ़ने लगा, लॉकडाउन आगे पहले 21 दिन का हुआ, फिर और बढ़ा, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली। मैंने कहा भाई किसी के पास माइक है बीकानेर में मेरे घर के पास? तो 1-2 लोगों का रिप्लाई आया कि हाँ मेरे पास है। तो उस दौरान मैं ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसर भी लगा हुआ था। अच्छा। तो हमारे पास पास होता है कि आप, क्योंकि हमें तो अनाउंसमेंट करना है रेडियो पे, रेडियो तो बंद होगा नहीं, तो मुझे जाना है स्टेशन और बोलना है, रेडियो पे अनाउंसमेंट करना है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बस तू कैसे ना कैसे करके ऑफिस तक पहुंचा दे माइक, वहाँ से मैं ले जाऊँगा। तो उसने पहुँचाया, मैं घर लेके आ गया माइक, घर से सैंपल तैयार किए बढ़िया बढ़िया, तकिए वकिए लगा के सब सेट करके, और सिंक डब के वीडियोस और ऑडियो सैंपल सब तैयार रखे। और सारे स्टूडियोज़ को जिनमें मैं पहुंचना चाह रहा था, जो मुझे नहीं बुला रहे थे, उन सबको मैंने मैसेज किए कि मेरे पास होम सेटअप है, अगर आपको कुछ डब करवाना है तो मुझे बताइए। उस टाइम मजबूरी में, क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी, उस टाइम ज़्यादा आर्टिस्ट के पास होम सेटअप नहीं था, मेरे पास था, तो उनको काम तो करवाना ही था। अब क्या करते, तो उन्होंने मुझे काम भेजा, मैंने दबा के काम किया लॉकडाउन में। और उस काम की अच्छा, डबिंग का काम तुमने किया लॉकडाउन में अपने घर से, बीकानेर से? हाँ। वेरी नाइस। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए? मैंने एक सीरीज थी गुड गेट इवन, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है, वो की थी। और वो ऑनलाइन करवाते थे ना, इंटरनेट के थ्रू? नहीं, वो इंटरनेट वाला नहीं हुआ था, वो साउंड एंड विजन करवाता था। पीएफटी के मैंने प्रोजेक्ट किए थे। उसमें क्या था, एक वेबसाइट पे आपकी आईडी बनाई जाएगी और उस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा, और वहाँ से मैं वो वीडियो डाउनलोड करूँगा तो उस पर वाटरमार्क बन जाएगा, मेरा नाम, कब डाउनलोड किया, कहाँ, तो उसको मैं लीक भी नहीं कर सकता। स्क्रिप्ट मुझे मेल की जाएगी, तो यही ऑप्शन था, और तुरंत मुझे वीडियो से डब करके उसको डिलीट कर देना है। nice. तो ये सब था। तो गेट इवन सीरीज थी। डिस्कवरी का गोल्ड रश एक शो आता है, मैंने वो घर से डब किया था। बहुत किया था काम, मतलब मुझे याद भी नहीं साउथ की कितनी फिल्में की थी मैंने। लॉकडाउन में खूब काम किया है। हाँ, जिससे स्टूडियोज़ को भरोसा हो गया कि अच्छा नहीं, काम तो अच्छा करता है ये लड़का, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं आगे। फिर मैं आ भी जल्दी गया, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा हल्का होने लगा, अगस्त सितंबर के बीच आ गया वापस। अच्छा। मुंबई, क्योंकि तब मुझे स्टूडियो वाले बोलने लगे कि नहीं अब तो आके करना पड़ेगा अभी। हालांकि उस टाइम भी ज़्यादा आर्टिस्ट आके नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। करेक्ट।
मैंने कहा मैं आऊँगा, मैं हूँ ना। मैं 2 मास्क लगा के सर पे वो पहन के पता नहीं। और हाँ, तब तक वो जिस घर में हम रह रहे थे वो तो जा चुका था, क्योंकि वो उसका अग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया था, हमारा सामान वामान सब उसी में छूट गया था। एक मेरे को तुमने कहानी सुनाई थी। हाँ, उसने बेच दिया था फिर। हाँ, तो बड़ा वो गड़बड़ हो गई थी थोड़ी। उसके बाद ओयो लाइफ के होटल रूम्स मिलते हैं, मतलब आपको महीने का एक साथ रेंट दे देना है 13,000 रुपये। तुम ये गोरेगांव ईस्ट में कहीं रह रहे थे? पवई में रह रहे थे। तो 1 महीना मैं वहाँ रहा, और वहाँ से मैं अप डाउन करता था डेली 12-13 किलोमीटर जाना, 12-13 किलोमीटर। स्कूटी मेरे पास यहाँ थी मेरी वाइफ की। तो उस टाइम भी वो अच्छा हुआ जो मैं जल्दी आ गया, क्योंकि वो जो स्टूडियोज़ की मजबूरी थी उसमें वो आपदा को अवसर में बदल दिया, मतलब कुल बात ये है। करेक्ट, वो सिचुएशन ने तुम्हारे फेवर में काम किया। हाँ, फिर जब तुम घर से डबिंग कर रहे थे, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, और जब तुम यहाँ आए तो वो बुलाना शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा डब करता है, और मैं जो डब करके देता था उसमें भी उन्हें कुछ माथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एडजस्ट करना है। सिर्फ वो अपना ट्रैक लगाएंगे, ट्रैक पूरा सिंक में है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो लगाएंगे, उसका वॉल्यूम जो है बाकी के ट्रैक के साथ उनको सेट करना है। तो ये एक सिचुएशन थी, उस समय लॉकडाउन था, इसलिए लोहित को घर से काम करने को मिल गया। हाँ। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं होता, जैसा हमने पहले कहा कि अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, घर से करने के लिए बहुत कम देते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स। हाँ, तो लोहित कॉन्फिडेंस आने लग गया था प्रोडक्शन हाउसेस को, डबिंग हाउसेस को तुम में। तो सबसे पहला ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था, कौन सा कैरेक्टर था जो एज ए वॉइस एक्टर तुम्हें करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और बड़ा चैलेंजिंग लगा उस दौरान में? सबसे पहला जो था वो था एंड्रू गारफील्ड को मैंने जब डब किया था टिक टिक बूम में। अच्छा, 2021 की बात है। हेलो, हाय, वेलकम। मैं हूं जॉनथन लार्सन। अच्छा, तो वेरी नाइस। हाँ, उस टाइम क्योंकि मुझे 5-6 महीने ही थोड़ा सा फ्लो पकड़े हुए थे। अच्छा, वो तुम्हारा शुरुआती दौर का था, क्योंकि मुझे याद है जब तुम कर रहे थे, हम लोग मिले थे, तुमने बोला तो भैया एक फिल्म कर रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार है, और मैं पर्सनली बड़ा रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टोरी भी एक म्यूजिशियन की थी। राइट। हाँ, तो उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस? ऑडिशन हुआ था? ऑडिशन हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आर्टिस्ट पूछते नहीं कि बस पूछते अच्छा एक ऑडिशन के लिए आना है। हाँ। तो ऑडिशन का नाम सुनते खुश हो जाते हैं, वाह मतलब कुछ एक मौका मिलेगा कुछ बड़ा डब करने का। हाँ। तो मैं पहुंच गया स्टूडियो, देखा तो एंड्रू गारफील्ड है, तो वहाँ मेरी हालत थोड़ी टाइट हो गई। मैंने कहा यार क्योंकि एंड्रू गारफील्ड को मैंने सिर्फ एक ही वॉइस सुनी है, वीरा जाधव की, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन में उन्होंने डब किया था। उसके अलावा मैंने किसी और को हिंदी डब में एंड्रू गारफील्ड पे सुना ही नहीं है। तो अब मैं कर रहा हूँ सीधा, वो भी अनरिलीज मूवी पे जो रिलीज होने वाली है, या तो हो चुकी होती तो पुरानी फिल्म रीडअप हो रही है, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया, थैंकफुली अप्रूव हो गया। अब चैलेंज जो आते हैं, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड जब बोलता है तो वो ना राउंड्स बहुत लेता है मुंह में, वो धीरे धीरे ऐसा बोलता बोलता बड़ा सा मुंह खोल देगा। तो वो इंग्लिश के हिसाब से तो ठीक है, बट हिंदी में आप कैसे चेंज करोगे उसके लिप के अकॉर्डिंग? तो वो एक एक लाइन चेंज करनी पड़ रही थी वो। प्लस मुझे मज़ा सबसे ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि वो म्यूजिशियन की स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। करेक्ट। तो क्योंकि मैं भी म्यूज़िक से हूँ, और वो भी न्यूयॉर्क आता है स्ट्रगल करने के लिए, मैं मुंबई आया था नया नया स्ट्रगल करने के लिए, तो बहुत रिलेट कर पा रहा था छोटी छोटी चीज़ों से उसकी। मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया था, और चैलेंजिंग भी लगा था क्योंकि लाइंस बनानी पड़ रही तो थी। वही मैं पूछने वाला था तुमसे, चैलेंजिंग जो तुमने बोला कि उसका इंग्लिश में वो अचानक से मुंह खोल के बात करता है ना, उसका स्टाइल ऑफ डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है, कुछ क्या था, कुछ लाइंस याद हैं तुम्हें? या लाइन ऐसे पर्टिकुलर लाइन याद नहीं, बट स्टाइल जैसे बता रहा हूं कि वो बोल रहा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो व्हाट इज योर नेम। अभी उसने ऑल नो में तो ऐसा मुंह खोल दिया, और व्हाट इज योर नेम में ऐसा कर दिया। अभी हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा नाम क्या है, हम सबको पता है, नहीं, या फिर ऐसा लिखा है कि हम सबको पता है तुम्हारा नाम क्या है, वो एग्जैक्ट ट्रांसलेट कर दिया जैसे। तो अब वो ऑल नो, उसको तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा कहाँ जाएगा जब नाम क्या है पे वो दो, क्योंकि वो क्लियर दिख रहा है उसका मुंह उतना बड़ा खुला है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में कहीं 3 वर्ड एडजस्ट कर देंगे, नहीं। तो वो एक एक लाइन बनाने में जो, और ख़ासकर जब वो स्टेज पे खुद की स्टोरी नरेट करता है, तो वो स्टेज पे जब बोलता है तो वो ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहा था। करेक्ट। उसके लिए मतलब वो जो सीन था, तो वो उसकी लाइंस बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और ये सब तुम डायरेक्टर के साथ बैठ के कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें परफॉर्मेंस करनी है। तो टिक टिक बूम में एक बड़ा चैलेंज था तुम्हारे लिए, है ना, कि गाइस यही होता है कि जब आप
वॉइसिंग कर रहे हो किसी कैरेक्टर के लिए, अगर स्क्रिप्ट सही नहीं है, स्क्रिप्ट सही भी हो बट वो कैरेक्टर ने उस तरीके से बोली है, तो एक आर्टिस्ट के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, साइमल्टेनियसली डायरेक्टर के ऊपर। तो टिक टिक बूम में तुमको बड़ा चैलेंज रहा, और लेकिन वो तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट और था, मैं नया था, सबसे तुम बड़ी नए problem। थे, है ना, इतना तो डबिंग एक एक लाइन पे नर्वस हो रहा था मैं कि यार गड़बड़ ना हो जाए, Correct. क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उस एक्टर पे लोगों ने किसी और आवाज़ को सुना है अभी तक। करेक्ट। तो वो मेरी आवाज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन अच्छा किया था तुमने, हाँ, बहुत अच्छा किया था, thankfully। हाँ, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा, है ना। और आप लोग भी बताइए आपको कैसी लगी थी एंड्रू गारफील्ड की वॉइस इन हिंदी, लोहित ने जो दी थी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिक टिक बूम, जी। उसके बाद अच्छा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद तुम पहुँचे, अगर मैं फिल्मों की बात करूँ, अभी जो तुमने रिसेंटली की किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप में, Planet of the जो अगर आपने देखी होगी, जो मेन कैरेक्टर था नोआ, जी। उसकी वॉइस थी लोहित की। बुजुर्गों ने हमें इस दुनिया की पूरी सच्चाई नहीं बताई। इंसानों का शिकार करना गलत है, ये तुम जानते हो। तो मतलब वहाँ से तुम्हारी पहली फिल्म, हाँ है ना, और उसमें भी इतना बड़ा कैरेक्टर, और ये इतनी बड़ी फिल्म, जी। है ना, डिज्नी की, और इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और बड़े चैलेंजिंग कैरेक्टर। Right. तो नोआ के बारे में ज़रा बताओ, कैसे ऑडिशन हुआ, कैसे डबिंग हुई उसकी? नोआ का तो ऐसा था कि ऑडियो मैजिक स्टूडियो है राष्ट्रीय मैम का, तो वहाँ पे ये उसकी डबिंग चल रही थी। सो शुरुआत ट्रेलर से हुई थी। ट्रेलर शायद मुझे कंसिडर किया गया, ट्रेलर एक बार इससे करवाना है लोहित से, तो क्योंकि मैंने ट्रेलर किया था इसका, तो इसीलिए मैंने इसका ऑडिशन भी दिया। अब ऑडिशन में तो वो किस्मत भी कह सकते हैं, या हो सकता है मैंने शायद उसको ज़्यादा ठीक से समझ लिया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बंदर बोल रहा है, जो नोआ है वो एप है और वो इंसान नहीं है। तो उसके हर एक डायलॉग में, हर एक लाइन में ये नहीं लगना चाहिए कि कोई ह्यूमन बात कर रहा है, लगना चाहिए कि बंदर ही बात कर रहा है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी बहुत कम है, बहुत छोटी है उसकी। क्योंकि अब मैं एक और बात बता दूं, इन्होंने लिखी है, मैंने डब की है, लेकिन अमित सर ने लिखी है, और इन्होंने अनाया जो कैरेक्टर है उसमें उसको डब भी किया है। तो आपको पता ही है, मैं बोलने वाला था कि नहीं, मैं तुम्हारे काउंटर ले रहा था वाइल्ड डबिंग, बिकॉज तुमने अपना पार्ट पहले कर लिया था और काफ़ी अच्छा किया था तुमने, बहुत। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ सबको, अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि कभी भी एक्टर हावी नहीं होना चाहिए कैरेक्टर पे, जो हम डबिंग करते हैं, जहाँ पर कैरेक्टर की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वहीं उसी स्किन में आपको घुसना पड़ेगा और वो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, जो नोआ में था और काफ़ी चैलेंजिंग था। वो स्क्रिप्ट लेवल पे भी हम लोगों को करना पड़ा, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कभी कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस लिखने पड़े थे। तो हाँ, वो अच्छा किया था, काफ़ी अच्छा। लेकिन चैलेंज क्या क्या आया उसमें? चैलेंज उसमें ये था कि इंग्लिश, जैसे स्क्रिप्ट में आपने लिखा कि इंग्लिश में कोई वर्ड है, कोई भी बात है, वो सेंटेंस 3 वर्ड में कंप्लीट हो रहा है, हिंदी में भी उसको 3 वर्ड में करना पड़ेगा, लेकिन वोकैबुलरी उसकी वही रहनी चाहिए कि ये एक एप बात कर रहा है, प्लस उसको प्रेजेंट करना, वो सबसे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कभी कभी फ्लो में निकल रहा था जैसे कोई आदमी ही बात कर रहा है। जैसे वो बोलता है कि वो राका को कहता है कि आप जाइए और उन्हें अपने तरीके से सिखाइए और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। तो अभी अगर इस तरह से कोई बोलेगा तो वो लगेगा कि नहीं, कि ये तो कोई इंसान ही बात कर रहा है यार। हो सकता है कि कभी कभी वो जो ओरिजिनल उसका एक्टर है वो मोशन सेंसर वगैरह लगा के करते हैं, कभी कभी वो भी आउट ऑफ द कैरेक्टर हो जाते हैं, वो नेचुरल उस जोन में आ जाते हैं, लेकिन उसको हमें मेंटेन रखना है। करेक्ट। तो प्लस वॉइस का टेक्सचर, वो इंसानी नहीं होना चाहिए। पूरी मूवी में मैंने ऐसा करके डब किया है, तो अब वो मेंटेन रखना, क्योंकि एक सिटिंग में मूवी नहीं होती है, 4-5 सिटिंग लगती है, तो वो हर सिटिंग में सेम रहना चाहिए। कभी जुकाम हो गया तो गड़बड़, गला खराब तो गड़बड़। तो अगर वो बोल भी रहा है आप जाइए और अपने तरीके से सिखाइए, अब जो अपने तरीके से का फ्लो बन गया वो एप वाला नहीं लग रहा है, तो अब उसको समझना कि उसको कैसे बोलना है कि ये अपने तरीके से वो लगे कि हाँ कोई एप ही बात कर रहा है। करेक्ट। तो हर शब्द में भी वो एक जो उसकी जानवरता,
जानवर था, हाँ जानवर था बोलेंगे, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है एक शब्द में, ऐसे नहीं कि मेरे को इन टोटलिटी एक बस बात बोल दी, सेंटेंस खत्म हो में गया। बात बोल दी खत्म हो गई, लेकिन एक जैसे तुमने बोला ना अपने तरीके से उस शब्द के पीछे भी जो एक एपनेस है वो आनी चाहिए, वो बंदर बोल रहा है वो आना Apness, चाहिए, हाँ, वानर है था, ना? ये हाँ, अच्छा है। वानर, मजबूत, क्या क्या था? मजबूत हाथ, वानर वानर साथ तो मजबूत हाथ। लेकिन ये मुझे लगता नहीं कहीं पे ये डायलॉग एक ही जगह पे आया है पूरी मूवी में ना, हाँ 3-4 जगह है। टुगेदर वी आर स्ट्रांग ऐसा समथिंग करके इंग्लिश में था वो। हाँ, वानर साथ तो मजबूत हाथ, अच्छा था। निर्मल सुपर। अरे फिल्म ना जब शुरू में इस फिल्म की बात हो रही तो मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहले पसंद नहीं आ रही थी फिल्म की अच्छी बनी है या हमको मज़ा नहीं आ रहा था देखने में, लेकिन इस फिल्म ने, हिंदी फिल्म ने भी अच्छे खासे कमाया है। अच्छा, अच्छे नॉर्थ इंडिया, हाँ नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एमपी, यूपी, इन सब जगहों में हिंदी में ही चलता है। मेरा जो, मैं बीकानेर से हूँ, 2 थिएटर्स हैं, 2 सिनेमा हॉल हैं, दोनों में हिंदी में लगती है, इंग्लिश में नहीं लगती है। जयपुर है, मोस्टली हिंदी में लगती है। कुछ जो मॉल्स में पीवीआर और ये क्या बोलते हैं इसको, सिनेपोलिस और ये सब है, यहाँ पे इंग्लिश में लगती हैं। बाकी जो भी प्राइवेट थिएटर्स हैं सब में हिंदी में डब लगता है, करेक्ट। तो वहाँ ऑडियंस ज़्यादा है। नहीं अब मल्टीप्लेक्सेस में भी मिलने लग गए हैं हिंदी को शोज, मॉर्निंग शोज मिलते हैं कहीं कहीं पे, यहाँ भी मेट्रोज में कंपैरेटिवली भी। कम हाँ, होते हैं, कम लेकिन होते हैं। हाँ, लेकिन हाँ छोटे शहरों में मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ या नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए ही वो बनती हैं और वो आप सब लोग देखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे सपोर्ट करते रहिए डबिंग कंटेंट को भी, मज़ा आता है। तो भाई ये तो फिल्म की बात हुई, लेकिन एक कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर ने धूम मचा रखी है, फाड़ रखा है ना, वो कैरेक्टर ही अपने आप में इतना ज़बरदस्त है। और फिर तुमने जो वॉइस किया, उसको जो जस्टिस किया वॉइस हिंदी में, गोजो सातोरू, जुजुत्सु काइसेन। जुजुत्सु काइसेन। अब फुशिकुरो को मेरे साथ वायलिन प्रैक्टिस के लिए जाना होगा, तो हम चलें? फुशिकुरो, आज मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। भाई कैसे मिला? सबसे पहले तो मेरे को बताओ, ये तुम्हारा ऑडिशन हुआ कैसे हुआ, या डायरेक्ट कास्टिंग हुई थी? तुम जानते थे जुजुत्सु काइसेन के बारे में पहले से, गोजो के कैरेक्टर के बारे में, कैसे हुआ? मैं क्रंची रोल ने अपना एनिमे का जो लॉट है वो लाना शुरू किया था, शुरू किया क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इंडिया में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एनिमे के लिए वो फिलहाल क्रंची रोल, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको एनिमे डिलीवर कर रहा है चीज़ें। तो स्टूडियो में प्राइम फोकस में ही आया था और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो इससे पहले मैं चेनसॉ मैन कर चुका था, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। हाँ। तो शायद इस वजह से मुझे दूसरी बार कंसीडर किया कि नहीं उसने अच्छा डब किया तो इसको एक बार बुला लो। तो जब डब मैं करने, इसको ऑडिशन में करने गया था, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था जुजुत्सु काइसेन। हाँ, 1-2 बार नाम मैंने सुना हुआ था इसका पहले, लेकिन क्योंकि मैं काम ज़्यादा करता रहता हूँ तो मैं ये सब देख नहीं पाता। मैंने कम 2012-13 के बाद कोई फिल्में, सीरीज़ वगैरह बहुत कम देखी हैं, तो मुझे नहीं पता था कि इसका बेसिक जो है इस कैरेक्टर के बारे में वो कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना बताया डायरेक्टर ने कि ये जो आप कैरेक्टर कर रहे हो ये बहुत फेमस कैरेक्टर है, थोड़ा संभल के करना। अच्छा, मैंने कहा तो अभी ऑडिशन ही हो रहा है, देखेंगे। तो मैं चिल मूड में था और मैंने चिल मूड में ही वो ऑडिशन दे दिया, और एक्चुअली उस कैरेक्टर को वैसा ही मूड चाहिए। करेक्ट। तो वो अप्रूव हुआ, हमने डब करना शुरू किया, 2 सीज़न उसके कंप्लीट डब किए। फिर इसका प्रीमियर हुआ, क्रंची रोल ने एक इवेंट रखा बीकेसी में, जियो ड्राइव में, पीवीआर में, बड़े स्क्रीन पे इन्होंने 2 एपिसोड हिंदी में रिलीज़ किए, और टाइगर श्रॉफ वहाँ आया था, रश्मिका मंदाना वहाँ थी। सो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि अरे वाह यार, इतने हाई लेवल। और तब तक ऐसा था कि जो एनिमे के ऑडियंस है उनको लगता था कि हिंदी डब अच्छा नहीं होता। इसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि बहुत टाइम से उन्होंने देखा नहीं था, और क्वालिटी भी होती है ना। हाँ। हो सकता है अच्छा हुआ नहीं होगा। अभी मैंने, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला कि यूट्यूब में बहुत लोगों ने डबिंग करके डाला हुआ है होम सेटअप से, या कोई उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है, वो ऑफिशियल डबिंग नहीं होती उन शोज़ की। राइट। तो किसी किसी के दिमाग में ऐसे ही रहता है शायद यही ऑफिशियल है। हाँ, बट अर्चित से मेरी बात हो रही थी, अर्चित भी थे उस दिन हाँ, जब ये हुआ था? नहीं, अर्चित उस इवेंट में नहीं था। अच्छा, अर्चित किसी दूसरे इवेंट में गए थे, वो भी क्रंची रोल के किसी, तो वो बता रहा था वहाँ पर भी पूछा गया लोगों से कि डब या सब, तो सब ने सब बोला। हाँ, सब टाइटल में लेकिन जब बाद में उन्होंने डब्ड वर्जन देखा तब उनको डब्ड वर्जन पसंद आया। तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ जुजुत्सु काइसेन। तो यही चीज़ है
तब लोगों को हंसी आ रही थी शुरू होने से पहले। लेकिन जब फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है तो फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में जब गोजो की एंट्री होती है तो सिर्फ उसका इतना बोलता है गुड मॉर्निंग, बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोलता है, और उसी गुड मॉर्निंग में लोग पागल हो गए। तो बताओ मुझे इस वक्त तुम कौन हो? आप तो सातोरू गोजो, मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। जी हाँ, वैसे मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सेकंड ईयर वालों को दिखाना ही होगा। तो मैंने कहा पसंद तो आ रहा है, क्योंकि मैं लोगों में बैठा था जनता में, तो एक एक डायलॉग पे जो मैं रिएक्शन पीछे से सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि नहीं, इनको डब अच्छा लग रहा है। फिर जब उसकी रिव्यूज सुनने लगे, जब वो रिलीज हो गई सीरीज, फिर लोगों के मैसेज आने लगे, डीएम आने लगे, कमेंट आने लगे, तब पता चला कि नहीं, लोगों को पसंद तो आया है। ऐसा नहीं है कि हिंदी डब। तो उसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि एनिमे जो डब हो रहे थे वो मेरे ख्याल से 2011-12 के बाद एनिमे आने ही बंद हो गए थे टीवी पे, और उस बीच जो हुआ है वो फैन डबिंग हुई है या लोगों ने अपने हिसाब से कुछ किया है, ऑफिशियल डबिंग हुई ही नहीं। अब ऑफिशियल डबिंग होने लगी है तो अब लोगों को पता चल रहा है अच्छा डब भी होता है। करेक्ट। तो एक ये रीज़न हो सकता है। और ओवर द टाइम पिछले अगर 15-20-25 सालों में जो डबिंग का रहा है इंडिया में या हम लोग कर रहे हैं जो, तो उसमें ना क्वालिटी थोड़ा बेटर हो रही है अभी, है ना। लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कैरेक्टर्स में, चीज़ों में, है ना, एक्टिंग में। तो उसमें बहुत बड़ा हाथ नए नए जो एक्टर्स आ रहे हैं, या पहले ऐसा नहीं कि पहले अच्छा नहीं करते थे, लेकिन पहले ना अप्रोच थोड़ा वैसी थी डबिंग वाले जोन की, जिसको हम बोलते हैं ना डब शोज़ भी वैसे बनते थे कि जिसमें थोड़ा सा ओवर द टॉप। अभी थोड़ा सा सटल वे में, क्योंकि एनीमे तो पूरा सटल वे में ही पूरा खेला जाता है। कोई कोई कैरेक्टर होते हैं लाउड होते हैं चीज़ें, उसमें भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ऑब्वियसली क्वालिटी बेटर हुई है, और जो हिंदी में रिकॉर्डिंग होती हैं, डबिंग्स होती हैं, वो भी बहुत अच्छे तन मन धन से, धन पता नहीं लेकिन तन मन से करते हैं डबिंग, और आपके सामने उसका प्रोडक्ट रहता है। और वैसे ही लोहित ने गोजो कैरेक्टर किया। बाकी और इसके कुछ गोजो तो मतलब मैं देख रहा हूँ कोई रील तो मिलियन पे जाती है ना। मतलब मेरे खुद की एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैं सारी जो मैंने वॉइसेस अब तक डब की हैं, तो एक डायलॉग मैं पहले खुद बोल रहा था, आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, और फिर मैंने गोजो का डायलॉग बोला और फिर गोजो की क्लिप लगा दी ताकि लोगों को समझ में आए कि अच्छा ठीक है ये इसकी। किसी ने वो वीडियो सेपरेट करके अपनी रील डाली और उस पर कुछ 4-5 मिलियन व्यूज हो गए। अच्छा। और ऐसे इतनी रील्स पे व्यूज आए हैं, तो उससे भी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मेरा बढ़ गया कि नहीं, मतलब काम अपना भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब कैरेक्टर फेमस है, काम तो अच्छा किया तभी हिंदी वाला भी फेमस हो रहा है। तो साउंड अच्छा कर रहा है सुनने में। राइट। तो एक रीज़न ये भी है कि ना, हर गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर बंदे के अंदर है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में या फैमिली के उसमें या थोड़ा सा आदमी संकोच करता है उस चीज़ को बाहर निकालने में, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हरफन मौला है, ये मस्त मौला है, इसको टेंशन नहीं है, इतना चिल है कि हम अपनी रियल लाइफ में उतने चिल बाहर रह के घूम नहीं सकते। तो वो ना हर बंदे को वो कैरेक्टर इसलिए पसंद है कि जब जैसे ही वो कैरेक्टर आता है तो वो अंदर वाली चीज़ बाहर आती है, हाँ अभी ये करेगा जो हम करना चाहते थे, वो चीज़। तो ऐसा तुम्हें लगा डबिंग करते हुए? वही, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हूँ, मैं इतना मतलब इतना आउटस्पोकन और इतना ब्रूटल नहीं हूँ मैं, लेकिन वो अंदर तो है वो बंदा, वो चीज़ वो कैरेक्टर हर इंसान के अंदर है। तो उसको डब करने में मैं बस एक बार डायलॉग पढ़ लिया, फिर मेरे को दूसरी बार सीन भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं वो चल रहा है सीन और मेरे उसको देखते देखते जो मेरे मन में आता है ना, मैं कुछ गाइडलाइंस का ध्यान में रखना पड़ता है कि ये नहीं बोलना है और ये बोलना ही बोलना है। उसके अलावा आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। वेरी नाइस। वो बड़ा उसको एंजॉय मैं करता हूँ। तो उसका ही नतीजा है जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं, है ना। अनटिल अनलेस यू डोंट एंजॉय योर कैरेक्टर व्हिच यू आर डबिंग, उसका आउटपुट भी वैसा नहीं आता है। तो वही बात है कि आप जब तक आप मज़े नहीं लोगे दुनिया को मज़ा नहीं आएगा। ऐसी मज़े तुमने शायद डेंजी में लिए है। इन सब के पास तो पहले से ही सब कुछ था, तो फिर इन्हें और पाने का लालच क्यों था? क्या मैं भी ऐसा ही हूँ? मैं पोचिता के साथ अपनी खुशियों से संतुष्ट नहीं था। चेनसॉ मैन, डेंजी, ये तो डेंजी पहले किया था तुमने? हाँ, डेंजी पहले किया था, लेकिन रिलीज ये साथ साथ ही हुए थे। अच्छा। जुजुत्सु और डेंजी। लेकिन कास्टिंग तुम्हारी डेंजी की पहले हो चुकी थी, डब भी पहले हुआ था। ओके, तो डेंजी कैसा कैरेक्टर था? डेंजी में क्या चैलेंज था? डेंजी में चैलेंज सबसे बड़ा था कुछ
शब्दों का जो हमें इस्तेमाल करने से डरना था, मतलब अच्छा। हमें घबराहट हो रही थी कि कैसे बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों में से जिसने भी चेनसॉ मैन देखा है आपको पता होगा कि चेनसॉ मैन क्या है। चेनसॉ मैन को हटा दो, उसके अलावा डेंजी क्या है, तो उसका गोल क्या है, उसके ड्रीम क्या है, आपको पता होंगे। तो अब वो हम ओरिजिनल लैंग्वेज में डब कर रहे हैं, और मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज से डब कर रहे हैं। ओरिजिनल है जापानीज में उन्होंने उस बी वर्ड को जापानीज लैंग्वेज लेकिन नहीं, अगर हो सकता है किसी को नहीं पता हो फंसा दोगे आप। आगे वीडियो में कुछ हो ना जाए, वो देखो कम्युनिटी गाइडलाइंस का कुछ है, ऐसा भी हो सकता है क्या? पता नहीं, हो सकता है। ठीक है। नहीं ऐसे तो खैर तो क्या ही होगा। अरे कुछ नहीं होगा। अरे मतलब यार उन्होंने पूरा शो बनाया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेंजी कैरेक्टर है उसको क्या कहते हैं, उसके जीवन का एक ही सपना है ना, वो मरने से पहले क्या करना चाहता है कुछ दबाना चाहता है, और उसका एक ही सपना है जिसको हमने मतलब इन्होंने जिन्होंने शो बनाया उन्होंने कर दिया कि वो भाई तुम लोग, हम तो बोलने में भी घबरा रहे हैं क्या, इतना वो अभी- यूट्यूब में वो आ जाएगा क्या? हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ठीक है, लोग समझ गए। हाँ, वो जितना मैंने अभी बोला है उसमें समझ गए, और जिसने चेनसॉ मैन देखा उसको पता है। उसको पता ही चल जाएगा। और नहीं तो गूगल कर लो चेनसॉ मैन क्या करना चाहता है, चेनसॉ मैन का गोल क्या है, डेंजी का गोल क्या है। हाँ, तो अभी वो बंदा वो जो कैरेक्टर है उसके अंदर पेन बहुत है। वो बिन माँ बाप की औलाद है, बाप ने कर्जा करके छोड़ा हुआ है करोड़ों का, खुद बेचारा डीमन डेविल मार मार के वो थोड़ा कर्जा अपना गुजारा करता है। वो इतना फकीर आदमी है कि 100 रुपए के लिए वो सिगरेट खा जाता है। उसको एक बंदा बोलता है कि एक बात था, 100 रुपये चाहिए? वो कहता है हाँ चाहिए। तो सिगरेट खा के दिखा फिर दूंगा। वो इतना मतलब उसकी दुर्गति इतनी बुरी है कि वो सिगरेट चबा के खा जाता है 100 रुपये के लिए। तो पेन है उसकी लाइफ में। उसका एक पेट होता है पोचिता। सो जब वो अपना हार्ट उसको दे देता है, पोचिता मरने वाला होता है, अपना हार्ट वो डेंजी को दे देता है, और डेंजी उसके बाद बनता है चेनसॉ मैन जब उसको गुस्सा आता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वो तो चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, वो वाली चीज़ अलग है, बट वो जब उसे गुस्सा आता है तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाता है। वो पेन में भी चिल्ला रहा है और गुस्से में भी चिल्ला रहा है, क्योंकि उसको पेन भी हो रहा है कि उसके अंदर से चेनसॉ निकल रही हैं और उसको डीमंस आ रहे हैं मारने के लिए। वो मार रहा है, सबको काट रहा है। क्या उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक डायलॉग है जब उसके वो चेनसॉ मैन में बनता है तो उसका कुछ स्पेसिफिक वो डायलॉग? एक बात बोलता है कि मैं अपना काम वफादारी के साथ करता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं अपना काम वफादारी के साथ करता हूँ, वो ऐसे करके बोलता है। सो अब वो, क्योंकि उसका काम ये होता है कि डीमंस को मारना है, उसके बदले पैसे मिलेंगे उसे। तो वो अब, लेकिन जो बंदा उससे वो काम करवा रहा होता है वो उसे धोखा देता है, और वो उसे ऐसी जगह पे बुला के बोलता है तुझे कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, तू भाड़ में जा, तू मरेगा। तो वहाँ पे ही ऐसा होता है कि उस पर सब लोग हमला, सारे डीमंस एक साथ ज़ॉम्बीज़ होते हैं, वो हमला कर देते हैं और वो मरने जैसा हो जाता है। और वो उसका जो पेट होता है उसको अपना दिल देता है, और उसके बाद वो चेनसॉ मैन बनता है। फिर वो सबको काटता है। वो थोड़ा गोरी है। हाँ, ज़्यादा। तो वो चीखना चिल्लाना जो डब करना था वो ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें वो पेन भी है और गुस्सा भी है। उसके अलावा फिर जब आते हैं डेंजी पे, जब वो डेंजी नॉर्मल इंसान रहता है, तब उसका जो, अब उस वर्ड को हम क्या यूज़ करें वो हमारे लिए सबसे बड़ा। हाँ, जो डेंजी का सपना है, हाँ, है ना, उस सपने में जो एक शब्द है, उन शब्द को हिंदी में अडेप्ट करने में काफ़ी चैलेंज रहा, बहुत ज़्यादा। हाँ। और बाद में वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया, क्योंकि लोगों ने पसंद किया, किसी ने नहीं किया। क्या शब्द यूज़ किए तुमने? हमने बहुत सारे ऑप्शन रखे। हाँ, हमने कहा कि वो कहता है कि मुझे मरने से पहले किसी लड़की के, एक ऑप्शन दिया आम दबाने हैं, एक ऑप्शन दिया संतरे दबाने हैं, क्योंकि अब जो बोला है वो तो बोलना पड़ेगा, वो लाइन थोड़ी चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि उसको लाइन इसलिए नहीं चेंज कर सकते क्योंकि सब लोग जानते हैं चेनसॉ मैन के बारे में, कैरेक्टर वैसा है, तो अगर चेंज कर दिया तो फंसेंगे। करेक्ट। तो हमने फिर संतरे जो है, संतरे को संतरे में फिक्स हो गए, फिक्स किया उसको, क्योंकि ऑप्शन नहीं था कोई, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, आप नहीं रोक सकते उनको देखने से। तो जब कोई माँ बाप पास से गुजर रहे हैं, बच्चा देख रहा है मोबाइल में और वो वर्ड यूज कर रहा है, तो माँ बाप बोले क्या देख रहा है तू, तो ये संतरे वंतरे वर्ड आएंगे तो वो दिमाग में ही नहीं आएगा, वो कैच नहीं कर पाएंगे। तो बट इसमें देखो गाइज, जो भी आर्टिस्ट है या राइटर है वो कुछ नहीं कर सकता है ना, वो कंटेंट ही वैसा है। अब कंटेंट बन रहा है, उसको लोकलाइजेशन के लिए आया है तो वो करना पड़ेगा। तो हम लोग की जिम्मेदारी ये होती है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में सटल कैसे किया जाए,
करेक्ट करेक्ट तो इसलिए तुम लोगों ने इसको डेंजी का हाँ। एक ड्रीम कर दिया कि उसको मरने से पहले लड़की के संतरे दबाने हैं, है ना? उसका एक ड्रीम एक ड्रीम है। और फिर जो लेडी उसको काम देने आती है कि मैं तुझे काम दूंगी, तू मेरे लिए काम कर, तो उसको देख के उसको वही लगता है कि बस अब यही मेरा गोल सपना पूरा करेगी। यही से पूरा होगा। मिस माँ की माँ। लेकिन ये जो मैंने सुना कि जो ये वर्ड यूज़ किया, आपको ऑनलाइन इसमें भी काफ़ी फीडबैक मिले, उल्टे सीधे सब मिले। उल्टे सीधे सब कुछ मिले। समझदार लोग थे, उन्होंने बोला भाई क्या करेगा ये, इनकी क्या गलती है, क्या ही। कुछ लोग बोलते तुमको बी वर्ड जो इंग्लिश का है वही यूज़ करना चाहिए था, वो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये छपरी भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये गंवार है। करेक्ट। ये इसके माँ बाप भी नहीं है, गरीब है, तो इसकी लैंग्वेज हम अब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं रख सकते। करेक्ट। रखना पड़ेगा थोड़ा ऐसा ही सड़क छाप काइंड ऑफ। तो इसलिए फिर घुमा फिरा के इसी पे सबको मैंने बताया भी, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला कि भाई हमने ऐसा इसलिए किया था, अच्छा, समझो बात को थोड़ा। लेकिन ओवरऑल सबको डब पसंद आया था, सिर्फ ये एक जगह पे अटक गए थे सब लोग, ये क्यों बोला यार। नहीं वो हम कर भी नहीं सकते थे कुछ, मतलब आप लोग कुछ कर नहीं सकते थे एज ए लोकलाइजेशन में। हम सेम चीज़, उसका जो शुद्ध हिंदी वर्जन है वो तो यूज़ कर ही नहीं सकते। और फिर तुमने बिल्कुल सही बात बोली कि जब कैरेक्टर होता है वो कैसी भाषा यूज़ करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में अनुवाद करना तो बहुत आसान है, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वो कैरेक्टर उस वर्ड को क्या बोलेगा वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर कैरेक्टराइजेशन इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। एनीमे में और क्या क्या तुमने जो कैरेक्टर किए होंगे जो चैलेंजिंग लगे, जो ज़बरदस्त लगे, उसके बारे में कुछ और बताओ। एनीमे एक सीरीज है पोकेमॉन जर्नीज, जो अभी फिलहाल यूट्यूब पे ही आ रही है। अच्छा। सो उसमें एक कैरेक्टर है गो। 13-14 साल का लड़का है जो ऐश के साथ रहता है। तुम बहुत मजेदार हो पता है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मुझे स्वीकार करते हो? तुम्हें अपने दोस्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं गो हूँ वर्मिलियन सिटी से। मैं ऐश हूँ पैलेट टाउन से। तो अब क्योंकि ऐश रिटायर हो रहा है तो वो गो को थोड़ा और आगे ला रहे हैं। ऑडिशन दिया था तब मुझे नहीं पता था कि ये इतना आगे तक चलता जाएगा कैरेक्टर। तो वो उसकी वॉइस को मैच करने के लिए मैंने अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा हाई पिच पे रख के डब किया उसे। बच्चा कैरेक्टर है वो। हाँ। तो अब उसको मेंटेन रखना बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि 25-20 मिनट का एपिसोड है और थ्रू आउट द एपिसोड बोल रहा है। कैसी आवाज़? मैं हूँ गो और मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सारी पोकेमॉन्स पकड़ूं। अभी इतनी एनर्जी सिर्फ एक लाइन में लगी है, तो इसको मेंटेन करना। हे ऐश, क्या कर रहे हो? अब वो यहाँ दुखने लग जाता है एक एपिसोड, और एक साथ 2-3 एपिसोड डब करने हैं, तो वो डब करने के हिसाब से बहुत, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट वॉइस मेंटेन करने के लिए वो मुश्किल कैरेक्टर है। यार लोहित, तुम कितनी सारी आवाज़ें, मतलब तुम्हारा रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक निकाल लेते हो तुम आवाज़? रेंज अगर एनिमेशन की बात करोगे आप, तो एनिमेशन में तो मैं 12-13 साल से लेके 70-80 साल तक के आदमी की निकाल सकता हूँ, है ना? हाँ। अच्छा, तो अगर चलो ये एक चीज़ मज़ेदार चीज़ करते हैं कि यही 12-13 साल से 70-80 साल तक के वॉइस को तुमको एक चीज़ बोलनी है। क्या बुलवाएं? कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ अपने लिए बुलवा देता हूँ। हाँ बुलवाइए। कि ये बोल दो कि विचार एंड वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं 12-13 वाले से। हाँ। विचार एंड वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अभी आते हैं 16-17। 16-17। विचार एंड वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। अब आते हैं 20-22 पे। हाँ। विचार एंड वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। अब आते हैं 30 पे। हाँ। विचार एंड वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। अब आते हैं 40-45 के बीच में। हाँ। मैं तो खुद की रेंज की बैंड बजा रहा हूँ। विचार एंड वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आते हैं 50 से, मेरे ख्याल से 40-45 के आसपास की एक और आ जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए विचार एंड वाइब्स चैनल को। अभी थोड़ा सा मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब कीजिए विचार एंड वाइब्स चैनल को। अभी थोड़ा और बूढ़ा करते हैं इसको। सब्सक्राइब कीजिए विचार एंड वाइब्स चैनल को, वरना मैं अपनी छड़ी उठाकर मारूंगा। क्या बात है यार भाई, मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो गया। थैंक यू सो मच।
कोई बात सब्सक्राइब अब तो करना ही पड़ेगा। भैया देखो, सब्सक्राइब कर लेना, इतनी सारी आवाज़ में तुमको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं और इतना अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, हमारा पॉडकास्ट चल रहा है लोहित के साथ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। ये एनिमेशन की थी, लेकिन लाइव में ये सब नहीं चलता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लाइव में ये सब नहीं चलता है। एनिमेशन में निकल जाएगा, क्या करो, ये सब चल जाएगा, लेकिन लाइव में ये नहीं चलता है। लाइव में जो आपकी नेचुरल वॉइस है वही चलेगी। तो लोहित, जैसा भी तुमने कहा कि लाइव एक्शन नहीं होता अलग, मतलब ये लाइव एक्शन में नहीं चलता है जिस तरीके से तुमने इतनी सारी वॉइसेस निकाली, तो थोड़ा बात करते हैं कि लाइव एक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता और एनिमेशन में क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों, आपको पता है लाइव एक्शन फिल्में या सीरीज़ अलग होती हैं, एनिमेशन अलग होती है, तो उस बारे में थोड़ा सा लोहित से पूछते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन में भी एनिमेशन की कैटेगरीज होती हैं, बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए, टीनेजर्स के लिए। करेक्ट। सो जो बच्चों वाला एनिमेशन होता है उसमें वॉइसिंग चल सकती है। जैसे किसी बच्चे का डब करना तो वो लड़की भी कर सकती है, या किसी अगर टीनेजर का कैरेक्टर है तो वो भी लड़की से ही करवा, वो लड़की अपनी वॉइस थोड़ी, अगर फीमेल आर्टिस्ट है वो अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करके उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब वो अडल्ट एनिमेशन में आता है, जैसे हम एनिमे कर रहे हैं, तो वहाँ ये नहीं चलेगा। उसमें भी थोड़ा सा कैरेक्टर की अथॉरिटी चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि कैरेक्टर ही बात कर रहा है। उसमें ये नहीं, जो बच्चों वाले एनिमेशन है उसमें ये सब इसलिए चलता है क्योंकि देखने वाले भी बच्चे ही हैं। उनको नहीं समझ में आता कि वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा तो ये आवाज़ इसने निकाली है तो ये भी सेम निकाल रहा है, तो उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई 10-20 साल का आदमी है, 20 साल का लड़का है, वो अगर 10-12 साल के कैरेक्टर की आवाज़ निकाल रहा है तो वो चलता है एनिमेशन में। लेकिन जब लाइव एक्शन की बात आती है, लाइव की बात आती है, तो उसमें आपको जितना हो सके उसको ओरिजिनल दिखाना है। उसमें आप चीट नहीं कर सकते आप, तब इसीलिए ऑडिशन होते हैं और उसी एज के कैरेक्टर को उस एज के आर्टिस्ट से ही डब करवाया जाता है। इसीलिए क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई बहुत 40-45 साल का आर्टिस्ट है और उसकी वॉइस 20-25 साल के कैरेक्टर पे जाती है। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी इतनी यंग वॉइस होती है। सो उन लोगों को, उन आर्टिस्ट से ऐसा करवाया जा सकता है। अदरवाइज ये डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो एनिमेशन में चल रहा है वो लाइव एक्शन में नहीं चलेगा, क्योंकि वॉइसेस समझ में आती हैं, कैरेक्टर बिखर जाता है पूरा अगर लाइव में भी वैसा करने लग गए तो। करेक्ट। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा तुमने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि चीज़ें क्या हैं, लोहित ने अच्छे से बताया, बट लाइव जो फिल्म्स या लाइव सीरीज़ हैं उसमें हमको और कैरेक्टर को समझना पड़ता है। क्योंकि एनीमे में हम ज़्यादा कैरेक्टर को समझते हैं, एनिमेशन में तो हम मैच कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं चीज़ें, है ना। बहुत ज़्यादा घुसना तो पड़ता है वाइल एक्टिंग, लेकिन उतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बस वॉइस मैच कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, चल जाएगा कैरेक्टर को थोड़ा समझ के। ये मैं डबिंग की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन में जब हम ओरिजिनल एनिमेशन जो इंडिया में भी बन रहा है, तब तो आपको जाना पड़ता है कि अगर वो एक घोड़े का ही कैरेक्टर है, वो छोटे बच्चे के लिए तो घोड़ा बन के आपको करना है। लेकिन लाइव में हमको कैरेक्टर समझ के रिकॉर्डिंग करनी बहुत ज़रूरी है, उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट समझनी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, वही मेरे को लगता है। लोहित, मैंने ना आज दिन में एक रील डाली थी। अच्छा, रील थी कि मैं आज शाम को शूट कर रहा हूँ अपना पॉडकास्ट लोहित शर्मा के साथ, और मैंने पूछा था लोगों से कि अगर आपके कुछ सवाल हैं, है ना, तो मुझे आप डीएम कीजिए या मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बहुत सारे सवाल आए हैं तुम्हारे लिए भाई, तुम्हारे ज़बरदस्त हैं इंटरनेट पे फ़ैन जो तुम्हें फॉलो करते हैं। हालांकि तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी काफ़ी अच्छा है, उसमें अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो लोग पूछना चाह रहे हैं तुमसे बहुत सारे सवाल। मैं पूछूं तुमसे? हाँ जी। तो लोहित, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ तुमसे जो मेरे नहीं हैं, तुम्हारे फैंस के हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में हमको कमेंट करके पूछे थे। सबसे पहले एक बिट्टू पूछते हैं, जिन्होंने अपना आईडी मंकी डी लूफी बना रखा है। अच्छा, कि पहला डब एनीमे या मूवी कौन सी थी आपकी? पहली एनिमे मूवी तो मेरी थी पोकेमॉन द सीक्रेट्स ऑफ द जंगल। नेटफ्लिक्स पे वो अवेलेबल है। तो उसमें जो कैरेक्टर था कोको, अच्छा, उसको मैंने डब किया था। ओके। एक एराकर _4th करके है कि कोई नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उसकी कोई हिंट दे दो। हिंट दे दिया भाई, अगला डब करने लायक रहूँगा। तो फिर उसने बोला, मैंने भी उसको बोला था शायद ये नहीं बताएगा लोहित, ऐसे अलाउड नहीं है, बट उसने बोला सर प्लीज़ कुछ पूछ लो कि कोई फ़नी और मेमोरेबल मोमेंट है क्या रिकॉर्डिंग सेशन क्या? बहुत हैं, मतलब इतने हैं कि
कुछ तो कैरेक्टर से रिलेटेड होते हैं, कुछ डायरेक्टर और इंजीनियर से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे अगर बताने बैठेंगे तो लेकिन हाँ, कुछ ऐसे डायलॉग्स जब आ जाते हैं पर्टिकुलर, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है उनको डब करने में भी, और जब डब करके सुनते हैं तब भी 15-15 मिनट तक हंसते रहते हैं। तो ऐसी एक डायलॉग पे भी एक क्वेश्चन आया था, मैं उसको मैंने लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी शॉन स्टार्क 1365 ये पूछते हैं कि शौर्यन शर्मा नाम है, कि लोहित भाई से पूछना है कि अरे बाबू शर्माओ मत डायलॉग किसने लिखा है, और फ्यूचर में हमें कोई ऐसे बाबू रैंडम टाइप वर्ड सुनने को मिलेंगे क्या? देखो भाई, मिल सकते हैं, क्योंकि ना ये फ्लो में निकली हुई चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने बताया जैसा कि गोजो हर बंदे के अंदर होता है, तो अब जैसे जब उसको डब कर रहा था तो वो जोगो से ही शायद वो सीन होता है, वो जब ऐसे अपना हाथ वो अपने आगे कवच लगा के रखता है और बोलता है कि अपना हाथ मेरे पास लाओ, अरे लाओ ना, अरे क्या हुआ, शर्माओ मत, वो ऐसा कुछ करके बोल रहा होता है। तो वो जैसा मैंने बोला कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं रहा था, उसके बाद वो सीधा मैं देख रहा था, आओ ना, अरे बाबू शर्माओ मत, ऐसे करोगे तो मुझे भी शर्म आएगी, ऐसा मतलब थोड़ा सा वो विलनिश दिखाना चाह रहा था मैं उसको, लेकिन प्लस साथ में फन भी। तो वो फ्लो में मेरा बाबू निकल गया, और वो बाबू चिपक भी गया, और कोई करेक्शन क्यूसी भी नहीं हुआ, लेकिन वो पसंद आया, बहुत पसंद आया था। अच्छा, एक अभिमन्यु पूछते हैं, ड्राइंग वाला 555, कि जब भी डबिंग करता हूँ ना तो वेरिएशन नहीं ला पाता हूँ अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, तो ऐसी अलग अलग पर्सनालिटी को अपने अंदर से निकालने के लिए कैसे डबिंग करूँ मैं? देखो, सबसे पहले तो आपको एक एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आप डबिंग आर्टिस्ट भी अच्छे बन सकते हो। दूसरी चीज़, आपको पुराने डब्स जो होते थे पहले, जो जब सिंगल टेक वाले डब्स जो होते थे, पुरानी डबिंग वाली जो आज से 15-20 साल पहले जो है, वो देखो, देख के और सुन के ऑब्जर्व करो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हो वो खुद का ही देख रहे हो मोस्टली, मतलब या फैन डब्स देख रहे हो, तो पुराने डब्स देखो बहुत कुछ, और अभी कुछ अच्छी फिल्में और अच्छी सीरीज़ जो डब होती हैं वो देखो, और देख के ही ऑब्जर्व करो, क्योंकि उसके बिना कोई तरीका नहीं है इन चीज़ों को निकालने का। क्योंकि अगर आपके अंदर है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लोहित, सबसे अच्छा डब्ड कंटेंट कौन सा है अभी पूरे अवेलेबल सब कंटेंट्स में से? अभी वन ऑफ द डब अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर फिल्म या सीरीज फिल्म सीरीज कोई भी जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारे हिसाब से। मनी हाइस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मेरे को मनी हाइस्ट, मैं सबको बोलता हूँ, मतलब डबिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा डब्ड है वो। यार मुझे भी मनी हाइस्ट सबसे अच्छा डब्ड लगता है अभी तक। और भी हुए हैं, लेकिन मनी हाइस्ट में बहुत लोगों को बोलता हूँ मनी हाइस्ट सुन लो, हाँ, क्योंकि उसमें हर कैरेक्टर का स्टाइल अलग है डब करने का, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वेरी नाइस। अच्छा, ये पूछा गया है कि राघव 28 पूछते हैं कि मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर ही हैड एवर डब्ड। मोस्ट चैलेंजिंग अभी मतलब मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी चैलेंजिंग आगे आने वाला हो, बट मुझे प्लैनेट ऑफ द एप्स में नोआ को डब करने में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि वो मैंने बताया जैसे कि वोकैबुलरी छोटी है और उसको मंकीश भी बना के रखना है, एप वाला फील भी दे के रखना है। बाकी जो गो का मैंने बताया कि वॉइस के हिसाब से देखें तो वो ज़्यादा मुश्किल है। करेक्ट। गोजो पूछता है कि लोहित भाई का गोजो पूछ रहा है। हाँ, गोजो पूछ रहा है, खुद गोजो पूछ रहा है। इनका असली नाम क्या मुझे पता नहीं। अंकित मुझे लोहित भाई का फेवरेट एनीमे या उनका फेवरेट एनीमे कैरेक्टर कौन सा है, जो मेरे बचपन का सपना था कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बनूं, एंड आई लव योर वीडियोस। अच्छा, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हो तो, और अगर अमित भैया के करते हो तो उनकी तरफ से भी थैंक यू। बट तुम्हारा फेवरेट एनीमे या एनीमे कैरेक्टर कौन सा है? अभी के एनीमे तो हैं, तो वो तो हैं ही, मतलब उसमें तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। सातोरू गोजो मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन मुझे जो मेरा फर्स्ट फेवरेट एनीमे और एनीमे कैरेक्टर था, कैरेक्टर का नाम है हाइडी, और एनीमे का नाम भी है हाइडी गर्ल ऑफ द एल्प्स। वो आता था 2002-3 में, कार्टून नेटवर्क पे एक एनीमे आता था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन आप सर्च करना एक बार, हाइडी गर्ल ऑफ द एल्प्स। बहुत प्यारी सीरीज़ थी, बहुत इमोशनल सीरीज़ थी, और वो कैरेक्टर मुझे बहुत प्यारी लगती थी। छोटी सी बच्ची होती थी हाइडी नाम की, तो वो मेरा फर्स्ट और पहला और आखिरी फेवरेट। वेरी नाइस। एक पूछ रहे हैं भाई रितेश चौधरी कि सर टिप्स फॉर गेटिंग इनटू द कैरेक्टर इन द इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग ए सक्सेसफुल करियर एंड बिग फैन ऑफ योर वर्क। तो उनसे ये पूछना चाह रहे हैं रितेश चौधरी कि इंडस्ट्री में आने की टिप और सक्सेसफुल करियर बनाने की टिप इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच रितेश भाई, सबसे पहले तो। लेकिन अभी इंडस्ट्री में आपने टिप तो, अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देखा तब समझ गए होगे कि टिप क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने झेला है, वो आपको भी झेलना पड़ेगा सबसे पहले तो। और स्ट्रगल सिर्फ काम ढूंढने का नहीं है, स्ट्रगल रहने, खाने पीने, ट्रैवल, सोने,
हर चीज़ का स्ट्रगल है, तो वो सब चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। और टिप्स कुछ नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए। और बाकी एआई का भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा जोर पकड़ रहा है, तो ये सोच लेना कि आपको इसमें करियर बनाना है या नहीं। साइलेंट वॉइस 28 पूछ रहा है कि अगर जुजुत्सु काइसेन के गोजो और चेनसॉ मैन के डेंजी की फाइट होगी तो कौन जीतेगा? गोजो जीतेगा, क्योंकि सबसे ताकतवर गोजो है। है चेनसॉ मैन है, डेंजी है, अपनी जगह पे है, लेकिन गोजो थोड़ा एज में भी बड़ा है ना उससे, तो वो भैया भैया करके थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा उन दोनों के बीच में। अच्छा, गोजो क्या कहते हैं, सब बोलते हैं सबसे ताकतवर वही है। गोकू से भी ताकतवर है क्या वो? अब गोकू के सामने खड़ा होगा तब पता चलेगा। अभी तो वो बोलता है कि यहाँ सबसे ताकतवर मैं ही हूँ वो, लेकिन उसको पता है कि उससे ताकतवर, थोड़ा सा ताकतवर सुकुना ज़्यादा ताकतवर है उससे, लेकिन वो बोलता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है। अब सुगुना की तुमने बात कर दी यार, अब पूछना पड़ेगा एक सवाल, क्योंकि वो है, अच्छा, अभी है क्या? पूछना पड़ेगा। रोहन ओ_o__ वो पूछते हैं कि लोहित सर और अर्चित सर की दोस्ती कैसे हुई है? अर्चित बाय द वे आपको पता ही है, सुकुना अर्चित ने किया। अर्चित भाई से दोस्ती है भाई, स्टूडियो में आते जाते मिलते रहते हैं। वो सिर्फ गोजो और सुकुना की वजह से नहीं हुई है, वो वैसे ही हो गई। मतलब हम और भी तो काम साथ में करते हैं, डब्स वगैरह, तो स्टूडियो में आते जाते वैसे ही 3-4 साल हो गए हैं दोस्ती हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। द पी लाइट पूछ रहे हैं कि अब तक का फेवरेट कैरेक्टर जो आपने डब किया है, तो मेरे ख्याल से गोजो नहीं, आपने कौन सा बोला था? डब किया है जो हाँ, फेवरेट कैरेक्टर। फेवरेट कैरेक्टर डब किया, सिर्फ एनिमे में नहीं ना, किसी में भी नहीं, बता हाँ सकते हाँ, ये यूनिवर्सल है, मतलब नॉट पर्टिकुलरली फॉर एनीमे। फेवरेट कैरेक्टर जो अब तक डब किया आपने? हैं। एंड्रू गारफील्ड, टिक टिक बूम। टिक टिक बूम। दिबांकिता भी उसी जोन में पूछ रही है कि विच कैरेक्टर डिड ही फाइंड मोर इंटरेस्टिंग आउट ऑफ ऑल? दिबांकिता बनर्जी पूछ रही है। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग तो बहुत सारे हैं, करेक्ट। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं कोई देखूं तो सेम टिक टिक बूम, एंड्रू गारफील्ड, क्योंकि वो कोई डाउट वाली चीज़ ही नहीं उसमें। आप मूवी फेवरेट चैलेंजिंग एंड्रू गारफील्ड, जो सबसे ज्यादा, सॉरी, फेवरेट और इंटरेस्टिंग। चैलेंजिंग आपने बोला था कि नोआ, नोआ, है ना, वो चैलेंजिंग था। अच्छा, कुंज बिहारी सिंह 8117, ये इनकी आईडी है लेकिन नाम है इनका अंश। ओके। तो ये बोल रहे हैं कि गोजो सातोरू का रोल कैसे मिला। ये आपने पूरा पॉडकास्ट सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा, ऑडिशन के थ्रू मिला था, और काफ़ी अच्छे से बताया लोहित ने। @डेमोर मेहुल 8131 ये पूछ रहे हैं कि लोहित शर्मा सर, आपने कितने एनिमे कैरेक्टर की वॉइस दी है? बहुत सारे कैरेक्टर्स की वॉइस दी है, लोहित ने उस बारे में बताया भी है। बहुत। अगर याद है आपको क्या कुछ? अभी रिसेंटली वैम्पायर्स डॉर्मेट्री चल रहा है, और आप लोग देख रहे हो, हाईक्यू देख रहे हो आप लोगों ने चेनसॉ मैन देखा, आप लोगों ने जुजुत्सु काइसन देखा, आप लोगों ने स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक देखा है, और मतलब मुझे खुद नहीं याद आ रहा है, बहुत सारे किए हैं। बेब्लेड किया है, बे व्हील्स किया है, बेब्लेड शोगन स्टील किया है, पोकेमॉन है, बहुत सारे हैं एनीमे। तो पूरब तिवारी 4782, वन क्वेश्चन, हाउ मोहित भाई गेट सेलेक्टेड फॉर जुजुत्सु काइसेन? लव फ्रॉम पटना। हाउ यू गॉट सेलेक्टेड फॉर जुजुत्सु काइसेन। मेन गोजो कैसे मिला? अच्छा, आपने ये मैं को सवाल पढ़ रहा हूँ, सब आ रखे हैं, तो ये आपको इसका जवाब लोहित ने ऑलरेडी दे दिया है। दे दिया। आप शुरू से सुनते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। क्लोवर @क्लोवर करके है, GM5Q। एक तो ना आप लोग ना अपने आईडी नाम जैसे नाम रखो यार, कसम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आईडीज़ बना रखी हैं। अरे भैया, अपकमिंग शो के बारे में पूछना प्लीज़, जिसमें लोहित सर ने अपनी वॉइस दी है। नहीं बता सकते। एंड क्या उन्होंने नारुतो शिपुडेन में भाई नारुतो शिपुडेन में कैरेक्टर नहीं किया है? नहीं आपने, किया है ना? नहीं किया अभी तक, तो कुछ भी अभी नहीं तक किया। तो नहीं ये तो किया। मैं बता सकता हूँ कि कुछ चल रहा है शो। और साइको 100X वो भी नारुतो शिपुडेन के बारे में पूछ रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। आप लोग ना ये एप्लीकेबल नहीं है कि कैसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं। क्रेजी फैक्ट ऑफिशियल, आपको गोजो की वॉइस डब करके कैसा लगा? आपने अभी तक पॉडकास्ट सुना होगा तो पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर बता दो यार, गोजो की वॉइस डब करके कैसा लगा तुम्हें? सब गोजो के जैसा पीछे तुमको पड़े। गोजो की वॉइस गोजो को देख के लगा, वैसा ही मुझे उसको डब करने में लगा। अच्छा, इज लोहित भाई एक्साइटेड फॉर जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 गोजो वर्सेस सुकुना अकॉर्डिंग टू द करंट मांगा? बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। होपफुली अगर सेम स्टूडियो में डब होगा तो शायद मैं ही डब करूँगा, बाकी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हर स्टूडियो के अपने आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन अगर क्रंची रोल ही डब करवाएगा तो मैं करूँगा, और बैटल तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। ये क्वेश्चन था @night
विंग द राइजिंग 956 का। अमन डॉट गेमिंग पूछते हैं हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सिंगिंग बिकॉज लोहित सर इज ऑल्सो अ गुड सिंगर। देखो भाई, क्या अंदर तक जानते हैं तुम्हें लोग? बहुत पहले से फॉलो कर रहा है शायद, मुझे जानते हैं भाई। देखो, सिंगिंग अगर अच्छी करनी है ना, तो सबसे पहले अभी के नए गाने सुनने छोड़ दो जो कंप्यूटराइज्ड हैं, अभी के अभी छोड़ दो। पुराने गाने लो, 80s से पहले के, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर कुमार के, लता जी के, उन सब के गाने ईयरफोन लगाओ, सुनो और साथ साथ में गाओ। आपका रियाज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपके सुर, आपकी लय सब सेट हो जाएगी। पुराने गाने सुन के उनके साथ गा के प्रैक्टिस करो। सबसे सीधा सरल तरीका है कुछ सीखने की, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही सीख जाओगे, है ना? पुराने गाने नेचुरल बहुत हेल्प करते हैं। नेचुरल फ्लो आ जाएगा। हाँ। साथ में गाते रहेंगे चीजें। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मतलब मैंने खुद अपनी जो छोटी मोटी कमियां थी वो सब मैं ऐसे ही दूर कर रहा था, सब सुन सुन के सीखा मैंने। बहुत बढ़िया। और वही चीज डबिंग पे भी अप्लाई होती है। आप डबिंग सुनिए। हाँ, सुनो, ऑब्जर्व करो। तो लोहित यार, ये तो थे तुम्हारे फैंस के सवाल, जिन अब मैंने आज ही डाला था ये 3-4 घंटे में ही। बहुत जिन्होंने रील देखी होगी उन्होंने सवाल पूछे हैं। आगे भी आप पूछिए सवाल, कमेंट में पूछिए, हम जवाब देंगे उसका। लोहित को बोलेंगे जवाब देंगे। बाकी लोहित से तो आप इंटरेक्ट करते ही हैं थ्रू हिज यूट्यूब चैनल। लोहित यार, मज़ा आ गया तुम्हारे साथ बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया। मेरा पहला पॉडकास्ट था, इससे पहले मैंने कोई एक ऑनलाइन शायद कभी किया होगा, लेकिन इस तरह से ऑन फेस टू फेस बैठ के मैंने कभी कोई पॉडकास्ट नहीं किया। मुझे बहुत मज़ा आया। विचार एंड वाइब्स में मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत हमने तुम्हारे विचार जाने, तुम्हारे घर वालों के बारे में तुमने बताया, काम तुमने इतना अच्छा किया है उसके ऊपर बात हुई। और कुछ क्या बोलना चाहते हो तुम अपने जो फैंस हैं थ्रू विचार एंड वाइब? पहली चीज़ तो मैं ना उनको फैंस नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं अभी मुझे लगता है कोई भी इंसान, या तो फिर वो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन हो, तभी बोले कि भाई ये मेरे फैंस हैं। ओके। क्योंकि मैं अभी उठा हूँ, आप लोगों में से उठा हूँ, तो मैं अभी आप जो मुझे पसंद करते हैं मैं उनको अपना फ़ैन नहीं बोलना चाहता। मैं तो खुद, कोई मुझे अगर बोलता है आई एम योर बिग फैन, बोलता हूँ भाई तू मेरा भाई है, तू मुझे भैया बोल, मुझे अच्छा लगेगा, फ़ैन मत बोल। सो यू आर बीइंग वेरी हम्बल, वेरी काइंड। नहीं, सही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैन होने के लिए बहुत सुपरस्टार होना पड़ता है, बहुत बड़े लेवल पे जाना बाकी है अभी। अगर कोई मुझे, मैं चाहता हूँ कोई मुझे फ़ैन बोले, मतलब कोई खुद को मेरा फ़ैन बोले, उसके लिए अभी मतलब मुझे बम्बई जा राजा कौन वैसा बनना पड़ेगा। लेकिन फ़ैन को इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ नहीं लेना चाहिए कि फ़ैन एक काम करने वाला जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, शायद उस पे उसका ही फ़ैन हो। लेकिन शायद फ़ैन जो टर्म है वो सिर्फ इंडस्ट्री से ही निकला है शायद, हाँ, है ना? इसलिए तुम इसका रेफरेंस दे रहे हो। बट तुमको पता है, मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास में था, मैं बास्केटबॉल खेलता था और मैं भोपाल में रहता था। मेरा भोपाल से ट्रांसफ़र हो गया, मैं रायबरेली जैसी जगह चला गया। और जब मैं ट्रांसफ़र हो गया, मेरे को एक 7th क्लास की लड़की ने लेटर लिख के दिया था। और मैं बास्केटबॉल खेलता था, बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता था, और वो भी बास्केटबॉल खेलती थी। उसने मेरे को लेटर लिखा था, कोई ऐसे लव लेटर नहीं, वो था फ़ैन लेटर। उसने लिखा था कि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ योर बास्केटबॉल स्किल्स। तो मैंने तब फ़ैन वाला शब्द सुना क्या पता था, लेकिन उसने भी वो फ़ैन वर्ड यूज़ किया था। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि फ़ैन वर्ड पे बात आई। तो फ़ैन को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, आपसे इंस्पिरेशन ले रहा है, के फ़ैन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही काम के ही फ़ैन है, तो तुम्हारे काम भी तो तुम्हारा है, इसलिए मैंने शब्द यूज़ किया, सॉरी। नहीं, यू आर वेरी स्वीट लोहित, बहुत प्यारे इंसान हो तुम, बहुत अच्छे इंसान हो तुमने इस तरीके से। लेकिन सब लोग बहुत पसंद करते हैं तुम्हें, बहुत चाहते हैं तुम्हें। तुम जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हो सबसे, तुम्हारे व्लॉग्स देखता हूँ मैं, तुम जो वीडियोस बनाते हो, बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाता है लोहित। मैं इसको बोलता हूँ कि रेगुलरली डाला करो, है ना? और काम तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हम लोग काफ़ी, एक आने वाला एक और प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स का, उसमें हम दोनों एक के साथ में कर रहे हैं, बता नहीं सकते नाम, लेकिन उसमें भी लोहित का काउंटर आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं तो सबसे पहले यही चीज़ कहना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन एक मिनट सुनो, हम फैंस पे रह गए, तुमने बोला ही नहीं। मैं बोलना चाहता था कि तुम कुछ दोस्तों को कुछ कहना चाहते हो, तो फैंस नहीं। चलो, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो उन लोगों को कि मैं अपने वीडियोस में भी बार बार बोलता हूँ कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो 200% तैयार होके आओ, क्योंकि यहाँ पे आके सीधे ही काम मिलना बहुत मुश्किल है और पूरी लाइफ का सवाल है। अगर आप किसी, और दूसरी बात, कोई कोचिंग का या जैसा आप
उसमें आ जाते हो, ठीक है कोचिंग आप ले लो, लेकिन किसी भी कोचिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद जो सीखोगे, जो आपको खुद को आता है वही काम आएगा। टेक्निकलिटीज़ आप सीख सकते हो, स्टूडियो में 1-2 में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन फ्लो जो बनाना है वो आपको टाइम पे, यहाँ पे टाइम देकर ही हो पाएगा। और ये भी सोच लेना कि क्या आप वो सच में काम करना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, और लाइफ लॉन्ग क्या ये फील्ड चलेगा, ये भी सोच के आओ यहाँ पे। क्योंकि मतलब मुझे डर लगता है कि यार 18-18, 19-19 साल के बच्चे मतलब यहाँ आ जाते हैं और मुझे आके फ़ोन करते हैं, मैं होटल में रुका हुआ हूँ भैया, कहीं ऑडिशन हो रहा है तो बताओ। ऐसे नहीं होता यार, पूरी लाइफ का सवाल है। अभी तो पढ़ो लिखो, ग्रेजुएशन पूरी कर लो, अपने आप को इतना केपेबल बना लो कि कोई भी काम आपको आसानी से मिल जाए, फिर आप शौक के लिए डबिंग कर सकते हो। और हो सकता है तब तक ये डबिंग का फील्ड रहे भी या ना रहे, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो जैसा AI का सीन चल रहा है, आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं रहेगा, डबिंग वगैरह चीज़ें रहेंगी, लेकिन अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम कीजिए। हाँ, और 200% मतलब आना है अगर, तो 100 भी नहीं 200% तैयार होके आओ। करेक्ट। क्योंकि जिस दिन आप पहली बार स्टूडियो में, अगर आपको किसी ने बुला भी लिया कि चलो ठीक है आ जाओ वॉइस टेस्ट के लिए, अगर आपने उस दिन, आपको जुकाम हो गया, आपकी ज़ुबान पे छाला हो गया, या आप फंबल कर दिए, या आपने बहुत फास्ट डब कर दिया, या बहुत स्लो कर रहे हो, तो वो पहला इंप्रेशन जो आपका जाएगा स्टूडियो में, अगर आपने बहुत फास्ट कर दिया तो हो सकता है कि वो बोल दे कि यार ये तो छापता है, बहुत फास्ट काम करता है। आपने बहुत स्लो काम किया समझ के, तो बोलेंगे अरे इतना स्लो आर्टिस्ट नहीं चाहिए। तो आपको फास्ट परफॉर्मेंस सब कुछ एक साथ तैयारी करके जाना पड़ेगा, और पहली बार में ही ऐसा परफॉर्म करना पड़ेगा कि वो आपको बार बार बुलाएं। तो ये चीज़ है, इसलिए आपको 200-250% जितना तैयार होकर आ सकते हो उसके बाद ही यहाँ पे आओ। यहाँ पे आके प्रैक्टिस मत करना, बस ये कह रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया भाई। लोहित ने तो तुमको बता दिया है कि 200-250% तैयारी करके आओ। मेरे ख्याल से तुम्हारी 100% तैयारी इस पॉडकास्ट को देखकर हो जानी चाहिए, लोहित के एक्सपीरियंस को सुन के हो जानी चाहिए। तो अगर आपने ये पूरा यहाँ तक देख लिया, थैंक यू सो मच देखने के लिए, सुन लिया थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और मुझे बताइए कमेंट करके कि आगे और किस किस के साथ विचार एंड वाइब्स का पॉडकास्ट आप सुनना चाहते हैं। और अगर आपने सुना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में विचार एंड वाइब के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू लोहित। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय। बाय।